सो वेलकम बैक टू वन शॉट रिवीजन सीरीज। और आज हम बात करने वाले हैं टेक्निकल कम्युनिकेशन के बारे में। क्या होती है टेक्निकल कम्युनिकेशन, क्या इसका मीनिंग होता है, कहाँ पर ये यूज आती है और कहाँ कहाँ आप इसको यूज करोगे अपनी कॉर्पोरेट लाइफ में और अपनी पर्सनल लाइफ में। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इंपॉर्टेंस क्या होती है मिनट्स की किसी मीटिंग के अंदर। नोट मेकिंग कितने तरीके की होती है, अलग अलग तरीके के मेथड्स देखेंगे, कर्नल नोट मेकिंग देखेंगे और भी कुछ मेथड्स हैं, वो सारे हम देखने वाले हैं। और हम ये भी देखेंगे कि कैसे लिखा जाता है एक टेक्निकल प्रपोजल, कैसे आप लिखते हो एक मेमो, कैसे लिखा जाता है, आप जॉब लेटर्स कैसे लिखते हो, अपना रिज्यूमे कैसे डिजाइन करना चाहिए, क्या डूज एंड डोंट्स आपको दिमाग में रखने चाहिए। तो टेक्निकल कम्युनिकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ना केवल फोकस करता है जो बेसिक्स रूट कॉज है उसके ऊपर, बट ये ऑल्सो फोकस करता है आपकी नरिशमेंट के ऊपर। तो टेक्निकल कम्युनिकेशन ना केवल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बट आपकी जो कॉर्पोरेट लाइफ होने वाली है, आने वाला टाइम जो आपका होने वाला है, वो उसके लिए ये वरदान स्वागत हो सकती है। तो इसीलिए टेक्निकल कम्युनिकेशन को आप समझने की कोशिश करना, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना, और ये आपको बहुत बहुत मदद करने वाली है इन योर अपकमिंग लाइफ, इन योर अपकमिंग कॉर्पोरेट लाइफ। तो टेक्निकल कम्युनिकेशन को समझने से पहले हम इसका पहले मीनिंग समझते हैं कि टेक्निकल कम्युनिकेशन एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है, और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। जो नॉर्मल कम्युनिकेशन था, जो हम करते थे, जो कि नॉर्मली आपके घर पे आप कम्युनिकेशन करते थे, आप किसी से भी मतलब अपने आइडियाज को एक्सचेंज करना बाय यूजिंग एनी लैंग्वेज, बाय यूजिंग एनी एक्सप्रेशन, जेस्चर्स। तो ये कम्युनिकेशन की डेफिनेशन थी ऊपर ऊपर से, कि हम क्या करते हैं, दो जनों के बीच में बात हो रही है, तीन चार जनों के बीच में बात हो रही है, यानी बात हो रही है, यानी आइडियाज का आदान प्रदान हो रहा है, वो होता था कम्युनिकेशन। बट जब हम प्रोफेशनल करियर में गए, वहां जहाँ टेक्निकल टर्म्स आने लगी, तब जो हमने कम्युनिकेशन बनाया, जो कि स्पेसिफिक टाइप का कम्युनिकेशन था, एक टाइप ऑफ कम्युनिकेशन था, उसका नाम दिया टेक्निकल कम्युनिकेशन। तो अब हम इसके डाइव जाएंगे और एक एक चीज को समझने की कोशिश करेंगे और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि टेक्निकल कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है और क्यों ये आया। तो फटाफट से देखते हैं, हम अब स्टार्ट करते हैं हमारा वन शॉट रिवीजन। तो सबसे पहले हम समझने वाले हैं कि टेक्निकल कम्युनिकेशन जो है उसका मीनिंग क्या होता है। तो टेक्निकल कम्युनिकेशन बेसिकली वो स्ट्रेटजीज आती है जो कि नॉर्मली क्या यूज आती है, जो कि स्ट्रेटजीज को यूज कर हम ऐसी इंफॉर्मेशन को कन्वे करते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स होती है, रिगार्डिंग कोई प्रोडक्ट होती है, कोई टेक्निकल प्रोडक्ट हो गया, टेक्निकल सर्विस हो गई, कोई टेक्निकल टास्क हो गया, उसके रिगार्डिंग हम जो भी इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं, उस कम्युनिकेशन को हम क्या बोलते हैं, उसको हम टेक्निकल कम्युनिकेशन बोलते हैं। यानी ऊपर ऊपर से आप देखो तो ये एक ऐसी स्ट्रेटजीज है जो कि नॉर्मली कन्वे करने के लिए काम आती है टेक्निकल मैसेजेस को रिगार्डिंग सम प्रोडक्ट, सर्विसेज और एनी सॉर्ट ऑफ थिंग। ये होता है आपका टेक्निकल कम्युनिकेशन। अब हम बात करते हैं टेक्निकल कम्युनिकेशन साइंटिफिक इंजीनियरिंग के अंदर भी काम आता है, और जितनी भी टेक्निकल ब्रांचेस है उन सब में जो कम्युनिकेशन होता है रिगार्डिंग योर, सपोज आपका रेज्यूमे हो गया, ठीक है, आपका जॉब राइटिंग हो गई, आपका मेमोरेंडम हो गया, आपका मिनट्स ऑफ मीटिंग हो गया, आपका टेक्निकल आर्टिकल राइटिंग हो गया, वो सारी जितनी भी चीजें होती है वो किस में आती है, टेक्निकल कम्युनिकेशन में आती है। अब हम बात करते हैं प्रोसेस। देखो, प्रोसेस हमेशा वही रहेगा जो हमने नॉर्मल कम्युनिकेशन में भी देखा था। तो साइक्लिक प्रोसेस जस्ट एक सॉर्ट ऑफ रिवीजन आप देख सकते हो। तो इसके अंदर जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं, जब प्रोसेस शुरुआत की बात करते हैं, तो जब शुरुआत होता है तो शुरुआत जो होता है प्रोसेस का वो होता है सेंडर से। हमेशा हमेशा सेंडर से किसी भी प्रोसेस की शुरुआत होती है। सेंडर के बाद हम क्या देखते हैं, सेंडर के बाद हम ऑडियंस और रिसीवर को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि क्या होता है, ये सेंडर है, ये आपका रिसीवर है। अब क्या होगा, सेंडर क्या करेगा, सेंडर रिसीवर को मैसेज भेजेगा, सेंडर रिसीवर को मैसेज भेजेगा, और वो मैसेज किसी किसी के थ्रू भेजेगा, एक पर्टिकुलर मीडियम के थ्रू भेज रहा होगा। और जब मैसेज रिसीवर को मिल जाएगा तब वो उसको वापस क्या भेजेगा, फीडबैक भेजेगा। तो ये जो पूरी चीज होती है, ये जो पूरा प्रोसेस होता है, एक साइकिल होता है कम्युनिकेशन का। तो हमने क्या क्या चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व हुई, सोर्स यानी सेंडर, रिसीवर, गोल यानी प्रोसेस, मैसेज या कंटेंट, मीडियम, फीडबैक और एनवायरनमेंट। अब इसको आप समझ सकते हो कितने प्यारे से एक डायग्राम के थ्रू, जो मैंने आपके लिए पहले ही बना के रखा था। तो हो क्या रहा है, सेंडर जो है वो रिसीवर को क्या कर रहा है, मैसेज भेज रहा है। तो सेंडर जो है वो रिसीवर को मैसेज भेज रहा है थ्रू एक मीडियम, चाहे वो मेल हो गया, चाहे वो लेटर के थ्रू हो गया, किसी के भी थ्रू वो क्या कर रहा है, मैसेज भेज रहा है। तो वो एक मीडियम होता है, ठीक है। और जैसे ही वो मैसेज रिसीवर को मिलता है तो वो क्या भेजता है, फीडबैक भेजता है। अब ये जो सारी चीजें हो रही है, यानी जो मैसेज जिस कंटेक्स्ट में भेजा गया है, यानी उस मैसेज का जो कंटेक्स्ट है उसको हम बोलते हैं एनवायरनमेंट, ठीक है, कि किस एनवायरनमेंट यानी किस कंटेक्स्ट के अंदर वो मैसेज को भेजा गया है। अब कम्युनिकेशन जो है वो टू वे प्रोसेस भी होता है और वन वे कम्युनिकेशन प्रोसेस भी होता है। अगर मैं यहाँ से फीडबैक को हटा देता हूँ तो वो एक वन वे कम्युनिकेशन बन जाएगा, और अगर मैं फीडबैक को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ वापस तो वो टू वे कम्युनिकेशन बनेगा। रीजन बीइंग कि वन वे कम्युनिकेशन में केवल जो आपका सेंडर है वो रिसीवर तक मैसेज भेज रहा है थ्रू अ मीडियम, बट जो टू वे कम्युनिकेशन है उसके अंदर जो है रिसीवर वापस क्या भेज रहा है, अपना रिसीवर अपना वापस फीडबैक भी भेज रहा है, जो कि एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट
चीज है। अब हम बात करते हैं एस्पेक्ट्स ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन के बारे में। देखो किसी भी कम्युनिकेशन के कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं, इसी तरह जो टेक्निकल कम्युनिकेशन है जिसके अंदर हो क्या रहा है, जिसके अंदर हम इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज कर रहे हैं यूजिंग सम सॉर्ट ऑफ सिंपल डेफिनेशन, कॉम्प्लेक्स डिस्क्रिप्शन और सोफिस्टिकेटेड एक्सप्लेनेशन और इंटरप्रिटेशन, वो हम जितनी भी चीजें कर रहे हैं, यानी जितने भी इंफॉर्मेशन का हम एक्सचेंज कर रहे हैं, जितनी भी सोफिस्टिकेटेड इंफॉर्मेशन हो गई, कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन हो गई, उनका जब हम इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं तो उसको समझने के लिए, सिस्टमेटिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो हम तीन चीजों का ध्यान रखेंगे, यानी तीन कॉम्पिटेंसीज का ध्यान रखेंगे और क्या कर सकते हैं, तीन एस्पेक्ट्स का ध्यान रखेंगे। सबसे पहला एस्पेक्ट है सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस। अब देखो किसी भी इंफॉर्मेशन को समझने के पहले आपको उस चीज के पहले का बैकग्राउंड पता होना चाहिए, जो कि बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। देखो होता क्या है ना कि यहाँ पर जो चीज लिखी हुई क्या लिखी हुई, यूनिक वेज इन विच कॉम्पिटेंसीज आर ड्रॉन अपॉन एंड अप्लाइड विद इन अ सब्जेक्ट, यानी उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो मैसेज क्या इंटरप्रेट हो रहा है। ठीक है, अगर मैथमेटिक्स है तो पाई का रूल अलग हो गया, उस अगर आपका फिजिक्स है तो पाई का रूल अलग हो गया, यानी अलग एक ही चीज है बट उसका सब्जेक्ट वाइज रोल बदल रहा है, तो वो आता है सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस, जो कि एस्पेक्ट में पहले नंबर पे आता है, सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस। तो द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज द एप्रोप्रिएट नॉलेज ऑफ हाईली टेक्निकल स्किल और सोफिस्टिकेटेड स्किल, यानी आपको कम्युनिकेशन करने के पहले आपको सब्जेक्ट का तो नॉलेज होना चाहिए। भाई आज अगर मेरे को एक मैथ्स के अंदर रिसर्च पेपर लिखना है, तो उस मैथ्स के रिसर्च पेपर को लिखने के लिए मेरे को पहले उस मैथ्स की नॉलेज होनी चाहिए, उसके बैकग्राउंड की नॉलेज होनी चाहिए, मेरे को उसके कॉन्टेक्स्ट की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। अगर मेरे को पूरी मैथ्स की नॉलेज है तभी मैं एक रिसर्च पेपर डिजाइन या पब्लिश कर पाऊंगा। तो वो होता है आपका सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस, यानी अपनी फील्ड की पूरी नॉलेज लेना। अगर लैक ऑफ इंफॉर्मेशन होती है तो वो कम्युनिकेशन कैसा हो जाता है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन होती है वो जो कम्युनिकेशन होगा वो एक इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन बन जाएगा, जो कि एक बहुत ज्यादा हार्मफुल चीज है। अब हम आगे चलते हैं, तो आता है लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। पहले हमने सब्जेक्टिव कॉम्पिटेंस देखी, जिसके अंदर हमने क्या देखा कि भाई हमने किसी भी सब्जेक्ट को, अगर किसी भी नॉलेज को हमें कम्युनिकेट करना है तो हम उसके पीछे की सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, सारी नॉलेज होनी चाहिए। अब आता है लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, लिंग्विस्टिक यानी लैंग्वेज। अब क्या हो रहा है, उसके अंदर क्या था, हमें सब्जेक्ट की पूरी नॉलेज चाहिए थी, अब हमें लैंग्वेज की पूरी नॉलेज चाहिए। ठीक है, अब मेरे को ऐसी नॉलेज चाहिए कि जो मैंने सपोज सब्जेक्टिव कॉम्पिटेंस है, जो भी मेरी नॉलेज है उसको मैं प्रॉपर लैंग्वेज के अंदर रिप्रेजेंट कर सकूं, यानी मेरी नॉलेज को मैं क्या कर रहा हूं, लैंग्वेज के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, वो आपकी लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस है। जिसके अंदर क्या हो रही है, इट इज द एबिलिटी टू प्रेजेंट साइंटिफिक टेक्स्ट क्लियरली एंड ऑब्जेक्टिवली, यानी जो साइंटिफिक टेक्स्ट है, यानी जो भी मैथमेटिकल टेक्स्ट है, यानी जो भी आपका कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट है जो कि आपके टेक्निकल टर्म्स में आया है, उसको आपने क्या किया है, उसको आपने प्रेजेंट किया है। तो उस प्रेजेंट करने के किसके अंदर करोगे, कोई ना कोई लैंग्वेज में करोगे। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स टर्म हो गई, कोई भी कॉम्प्लेक्स टास्क हो गया, कोई भी साइंटिफिक टर्म हो गई, उसको जब आप एक लैंग्वेज के अंदर रिप्रेजेंट करना सीख जाते हो तो आप एक लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंट बंदा बन जाओगे, जो कि अपना सेकंड एस्पेक्ट है एक सक्सेसफुल टेक्निकल कम्युनिकेशन का। अब इसके अंदर सारी रिसर्च पेपर्स आते हैं, सारे प्रपोजल्स आते हैं, आर्टिकल्स आते हैं, मेमोरेंडम आ रहे हैं, मिनट्स आती है। अब रीजन बीइंग क्या है, क्योंकि ये जो चीज है लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस नॉर्मली हमने क्या बोला था कि हमारे साइंटिफिक टर्म्स को एक लैंग्वेज के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देगा। तो जब हम लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस के ऊपर आते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारी जो भी हवाई बातें या साइंटिफिक टर्म्स उसको अपन लिख रहे हैं, तो अब ये जितनी भी प्रपोजल वगैरह है जो टेक्निकल राइटिंग में आती है ना, सारी टेक्निकल राइटिंग जो है वो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस पे डिपेंड करती है। अब इसके अंदर क्या आती है, इट इज द एनालाइजेशन ऑफ फैक्ट हो गया, इन्फॉर्मेशन आ गया, जिससे आप प्रेजेंटेशन को और भी ज्यादा क्लियर कर सको। हम प्रॉपर्ली वर्ड्स को यूज करते हैं, ठीक है, साइंटिफिक डेटा को प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफ और चार्ट डायग्राम्स का यूज करते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये सारा किस में आता है, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, यानी जो साइंटिफिक टर्म्स है उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे अपनी लैंग्वेज में। थर्ड जो कॉम्पिटेंस आती है वो आती है ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्पिटेंस। ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्पिटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पिटेंस में हम क्या देखेंगे, इट इज द प्रोसेस ऑफ लॉजिकल थीमेटिक ऑर्गेनाइजेशन। यानी क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर क्या चीजें होती है, लॉजिकल और थीमेटिक ऑर्गेनाइजेशन, उसका क्या है, एक प्रोसेस है। इसके अंदर होता क्या है कि जितने भी अपने थॉट्स वगैरह जो हमने सोचे, जो भी साइंटिफिक टर्म्स वगैरह सोची थी, उसको हम एक सीक्वेंस वाइज में क्या कर देंगे, अरेंज कर देंगे। तो उस पूरी चीज को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्पिटेंस। यानी सबसे पहले हमने क्या देखा था, सब्जेक्टिव कॉम्पिटेंस, जिसमें हमें सब्जेक्ट की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस में हम उस सब्जेक्ट को एक लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। और अब ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्पिटेंस में हमें वो जितनी भी लैंग्वेज में हमने सेंटेंसेस को लिखा है उसको एक प्रॉपर सीक्वेंशियल फॉर्म में अरेंज करना, जिससे इंफॉर्मेशन एक सामने वाले बंदे को इजीली समझ में आ जाए। तो वो क्या होता है, आपका ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्पिटेंस होता है। ठीक है, अब आता है थीमेटिक कोहेरेंस, जिसका मैंने एक बेसिकली इसका मतलब समझाना था।
तो एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेट ऑफ मीनिंग्स इन और थ्रू एन इवेंट, यानी एक इवेंट के अंदर कितनी सारी चीजें हुई उसका प्रॉपर मीनिंग एक्सप्लेन करने के लिए हमें उसको जब अरेंज करते हैं तो उसको थीमेटिक कोहेरेंस बोला जाता है। अब हम बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन की, कि भाई टेक्निकल कम्युनिकेशन करने के फॉर्म्स कितने तरह के होते हैं। तो सबसे पहला टेक्निकल कम्युनिकेशन करने का फॉर्म होता है टेक्निकल रिपोर्ट। टेक्निकल रिपोर्ट बेसिकली क्या होता है, एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जो क्या प्रेजेंट करता है, जो फैक्ट्स को प्रेजेंट करता है, उसके एनालिटिक्स को प्रेजेंट करता है, उसके डिसीजंस के रिगार्डिंग प्रेजेंट करता है। और देखो टेक्निकल रिपोर्ट कभी भी हम बात करेंगे तो रिपोर्ट दो चीजों पे काम करेगी, फैक्ट्स एंड डेटा। यानी जब फैक्ट्स और डेटा कलेक्टिवली मिलते हैं किसी पेपर के ऊपर, या ये कह सकते हो कि हम फैक्ट्स के रिगार्डिंग जितने भी डिसीजंस ले रहे हैं, उस फैक्ट्स के रिगार्डिंग जितना भी डेटा हमने कलेक्ट किया है, वो जब हम उन सबको एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में प्रेजेंट करते हैं तो टेक्निकल रिपोर्ट होती है। तो टेक्निकल रिपोर्ट एक्चुअली में क्या है, टेक्निकल रिपोर्ट एक्चुअली में कुछ भी नहीं है, इट इज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड डेटा, जिसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, डिसीजंस लेते हैं, और तो और हम क्या करते हैं, हमारी रिकमेंडेशंस देते हैं। तो ये जितनी भी चीजें हैं वो सारा टेक्निकल रिपोर्ट में आता है। अब इंपॉर्टेंस क्या है वो देख लेते हैं। देखो कोई भी टेक्निकल रिपोर्ट होती है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कि वो जो चीज है, जो टेक्निकल वर्क है, उसको एकदम क्लियरली और कंप्लीटली क्या कर देती है, डिस्क्राइब कर देती है। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है इसकी। क्या है कि भाई टेक्निकल रिपोर्ट किसी भी टेक्निकल काम को एकदम क्लियरली और कंप्लीटली डिफाइन कर देती है, ठीक है। और वो ये भी बता देती है कि वो काम किया क्यों जा रहा है, और उस काम को करने से हमें रिजल्ट्स क्या मिलने वाले हैं, उस रिजल्ट्स के बीच क्या इंप्लीकेशंस होने वाले हैं, उस रिजल्ट्स को हम कहाँ कहाँ यूज करने वाले हैं। तो चार चीजें हो गई। सबसे पहले हमें क्या बता रहा है, ये कंप्लीट और क्लियरली क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है किसको, एक टेक्निकल इवेंट को, एक टेक्निकल सर्विस को। दूसरा, उस इवेंट को करने के लिए हमें क्या क्या वर्क करना पड़ेगा, या उस टेक्निकल जो हमने टेक्निकल वर्क करा है उसको कंप्लीट करने के लिए हमें क्या क्या काम करना पड़ेगा। और तीसरा, उससे क्या रिजल्ट्स आएंगे और उस रिजल्ट्स को हम अप्लाई क्या करेंगे। तो ये आता है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्निकल रिपोर्ट, सॉरी। अब हम बात करने वाले हैं सो नेक्स्ट चीज की, जो कि है स्टेप्स इन राइटिंग टेक्निकल रिपोर्ट। यानी टेक्निकल रिपोर्ट बनाने के लिए हम क्या क्या स्टेप्स को फॉलो कर रहे होंगे। एक टेक्निकल रिपोर्ट बनाने के लिए सबसे पहले जो आपको काम करना है वो है एनालाइजेशन ऑफ प्रॉब्लम। आपको उस प्रॉब्लम को एनालाइज करना पड़ेगा। कोई भी आपके आसपास प्रॉब्लम, उसका क्या करोगे, एनालाइज करोगे। उस प्रॉब्लम को एनालाइज करने के बाद आप क्या करोगे, स्कोप ऑफ द रिपोर्ट डिटरमाइन करोगे। यानी मेरे को रिपोर्ट मतलब कितनी रिपोर्ट बनानी है, यानी उस टॉपिक के कितना मेरे को उसको डिटेल में समझना है, उसकी कितनी मतलब कितने स्कोप तक मेरे को रिपोर्ट बनानी है। तो पहला आपने प्रॉब्लम समझ ली, दूसरा आपने स्कोप समझ लिया, तीसरा अब आप क्या करोगे, ऑडियंस को समझोगे कि वो रिपोर्ट आपको देनी किसको है, सामने कौन बंदा है। क्योंकि देखो वो आप खुद तो पढ़ोगे नहीं, तो वो जो रिपोर्ट, देखो टेक्निकल राइटिंग के अंदर जितनी भी चीजें होती है वो सामने वाले के अकॉर्डिंग चल रही होगी। ये आपको पहले से अपने मन में गांठ बांध के रख लेनी है। बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो इन्फॉर्मेशन हमें पता है, देखो हमें तो चीजें सब पता ही है ना, हम अपने आप को तो लेटर लिखेंगे नहीं, तो हम क्या कर रहे हैं, उस लेटर को आगे दे रहे हैं। तो उसी तरह हम क्या करें, स्टेप्स क्या होते हैं टेक्निकल रिपोर्ट के अंदर। सबसे पहला स्टेप क्या है, हमने क्या बोला कि भाई कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, दूसरा उसके स्कोप को आइडेंटिफाई करो, तीसरा आप ऑडियंस के बारे में पता लगाओ कि कौन आपके ऑडियंस है, चौथा अब आप उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन ले लो। सारी इन्फॉर्मेशन गैदर हो जाने के बाद आप उस इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करो और फिर आप उसकी प्रिपेयर करो रिपोर्ट। अब इसको देखो मैंने 3 छोटे छोटे कैब्स के अंदर डिवाइड किया था, कैब्स स्ट्रेटेजी बोला जाता है इसको। तो देखो सबसे पहले कैब जो है, यानी जो C1 मेरा कैब है, इसके अंदर मैंने क्या किया, प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे, उसके स्कोप को एनालाइज करेंगे और ऑडियंस को आइडेंटिफाई करेंगे। यानी सबसे पहले हमने प्रॉब्लम ढूंढी, फिर हमने ये देखा कि प्रॉब्लम किस डोमेन में आ रही है, उसका स्कोप पता लगा लिया। तीसरा हमने क्या किया, ये ऑडियंस किसकी कौन है, यानी मेरे को ये लिखना किसको है, एक्चुअली जो टेक्निकल रिपोर्ट में लिख रहा हूँ लिख किसको रहा हूँ। फिर हमने जो हमें पता लग गई, अब इससे हमारा क्या होगा कि हमारी 2 चीजें क्लियर हो गई, ऑडियंस क्या है और हमारा प्रॉब्लम क्या है। अब आगे हमने क्या किया, इन्फॉर्मेशन को गैदर किया। अब हमें प्रॉब्लम पता है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है उसको हम क्या करेंगे, गैदर करते जाएंगे। और जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन अब आ गई है उसको हम एनालाइज करेंगे ग्राफ्स के फॉर्म में, चार्ट्स के फॉर्म में, जिससे हमें इजीली इस चीज को समझ में आ जाए। और एट द एंड जब हमारे पास ये सारी चीजें आ जाएगी तो हम क्या करेंगे, एक फाइनल रिपोर्ट बना देंगे। तो पहला हमने क्या किया, हमने ऑडियंस को भी समझा, हमने प्रॉब्लम को ढूंढा, हमने स्कोप को ढूंढा, फिर हमने इन्फॉर्मेशन ढूंढी, फिर हमने इन्फॉर्मेशन को क्या किया, उसके ऊपर हमने एनालाइजेशन किया है, उसका एनालाइज किया उस इन्फॉर्मेशन को, और फिर एट द एंड हमने रिपोर्ट दे दी। अब फॉर्मेट क्या होता है ये देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हम बात करते हैं इफेक्टिव रिपोर्ट राइटिंग के फॉर्मेट की, तो सबसे पहली जो चीज आती है वो आती है टाइटल या हेडिंग। आपको एक प्रॉपर क्लियर और एक कैची हेडिंग लेनी पड़ेगी जिससे सामने वाला इंटरेस्टेड हो आपके इस रिपोर्ट को पढ़ने के लिए।
तो आपको एक कैची हेडिंग लेनी पड़ेगी, आपको एक इंटरेस्टिंग और क्रिएटिव हेडिंग चूज करनी पड़ेगी। उसके बाद रिपोर्टेड बाय यानी बाय लाइन, यानी इसके अंदर प्लेस और डेट भी आती है, यानी रिपोर्टेड बाय यानी किसकी रिपोर्ट है, ठीक है, बाय लाइन बोला जाता है इसको। और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। अब ऐसा नहीं है, कुछ लोग क्या करते हैं इंट्रोडक्शन में भर देते हैं पूरा, इंट्रोडक्शन कभी भरा नहीं जाता है। इंट्रोडक्शन क्या होना चाहिए, फेटल होना चाहिए, फैक्चुअल होना चाहिए, क्रिस्प होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, छोटा होना चाहिए और एक अच्छी सी लाइन होनी चाहिए। ओपनिंग स्टेटमेंट हमेशा अच्छा होना चाहिए। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन एंड यू विल नेवर गेट द सेकंड चांस टू क्रिएट योर फर्स्ट इंप्रेशन। सिंपल चीज ध्यान रखनी है, दूसरी बार कभी मौका नहीं मिलेगा पहला इंप्रेशन बनाने के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या पता लगाना है कि वो जो भी आपने लिखा है वो क्रिस्प होना चाहिए इंट्रोडक्शन और कंसाइज होना चाहिए। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं, देखो अब यहाँ पर इंट्रोडक्शन में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इंट्रोडक्शन के अंदर 4W और 1H कवर हो जाना चाहिए। अब देखो 4W मतलब क्या होता है, यानी वाई, व्हाट, हु, व्हेन, ठीक है, और 1H यानी हाउ। ये जो चीजें होती है ये कवर हो जानी चाहिए, क्योंकि इसको अगर आपने कर लिया ना तो आपको प्रॉब्लम के आगे पीछे टेढ़े बाएं सारी डायरेक्शन सारे डायमेंशंस के बारे में पता लग जाएगा, उस प्रॉब्लम को आप अच्छी तरीके से समझ जाओगे। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर हम आते हैं बॉडी ऑफ द कंटेक्स्ट। तो बॉडी ऑफ द कंटेक्स्ट में क्या होता है, ये बेसिकली एक पर्टिकुलर इवेंट को क्या करेगा, अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको बॉडी लिखनी चालू करनी है। बेसिकली बॉडी के अंदर आप एक इवेंट को एक्सप्लेन करोगे, एक टेक्निकल फिनोमिना को एक्सप्लेन कर रहे होगे, आपकी जितनी भी आपने रिसर्च की उस कंटेंट को डाल रहे होगे यहाँ पर, और आप नॉर्मली उसको स्टोरी फॉर्म में अगर लिखोगे तो वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। बट वो इट्स अप टू यू कि आप किस तरीके से लिखो। बॉडी में बेसिकली आपका रिसर्च आएगी और कंक्लूजन के अंदर हम क्या करेंगे, जितने भी हमने जो रिसर्च लिखी है उसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर देंगे कंक्लूजन में। और एट द एंड हम क्या करेंगे, उन सारे पार्टिसिपेंट्स का, सारे अटेंडेंट्स का जो हमारे साथ थे, जिन जिन लोगों जो लोग इस रिसर्च का पार्ट थे, जो लोग इस टेक्निकल फिनोमिना का एक सर्विस का पार्ट थे, उन सबका नाम आ जाएगा। तो शुरुआत हमने कब से की, शुरुआत हमने की थी हमारी हेडिंग से, टाइटल से, जो कि सबसे अच्छा होना चाहिए। फिर हम कहा हमने बाय लाइन पे, यानी ये रिपोर्ट किसने लिखी है, रिपोर्टेड बाय। फिर हम इंट्रोडक्शन पे, जो कि हमने बोला क्रिस्प कंसाइज होना चाहिए। फिर हम आए बॉडी के ऊपर और एट द एंड हम कंक्लूजन पे आ ही गए। अब देखो टाइप्स ऑफ टेक्निकल रिपोर्ट। टेक्निकल रिपोर्ट पे अलग अलग तरह की होती है भाई। अब पहली टेक्निकल रिपोर्ट होती है स्ट्रक्चरल रिपोर्ट। स्ट्रक्चरल रिपोर्ट में नॉर्मली क्या होता है वो हम देखने की कोशिश करेंगे। स्ट्रक्चरल रिपोर्ट में रिपोर्ट होती है रिगार्डिंग या रिलेटेड टू वन स्पेसिफिक प्रॉब्लम, यानी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम के ऊपर आपकी रिपोर्ट लिखी है तो उसको स्ट्रक्चरल बोल दिया। अब आता है एनालिटिक रिपोर्ट। एनालिटिक रिपोर्ट के अंदर नॉर्मली जितनी भी रिपोर्ट्स होती है किस कैसे होती है, ये डेटा ड्रिवन इनसाइट्स पे बेस्ड होती है कंपनी के, उसको हम बोलते हैं एनालिटिकल रिपोर्ट। फिर आती है पीरियोडिक रिपोर्ट, जो कि हम नॉर्मली क्या करते हैं, जो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन हम करते हैं उसमें ये चीज क्या आती है, ये काम आती है जब हम हमारे सीनियर से बात कर रहे हैं, आप ये कह सकते हो, सॉरी, जब हम वर्टिकल कम्युनिकेशन करते हैं तब ये काम आती है, जिसका मतलब हम हायर मैनेजमेंट्स को जो रिपोर्ट भेजते हैं ऑन द पीरियोडिक बेसिस कि भाई मेरे कंपनी में ये चल रहा है, मेरी कंपनी में वो चल रहा है, हमारे हर मंथ वाइज हम जो रिपोर्ट भेजते रहते हैं कंपनी के मालिक को, वो क्या होती है, पीरियोडिक रिपोर्ट होती है। इनफॉर्मल रिपोर्ट यानी उस ऑर्गेनाइजेशन में आप जो रिपोर्ट भेज रहे हो। इन्फॉर्मेशनल रिपोर्ट यानी एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन दिया आपने किसी इवेंट की जिसके आपने अभी तक एनालिसिस नहीं किया है। अब आता है प्रपोजल रिपोर्ट्स। प्रपोजल रिपोर्ट्स के अंदर बेसिकली क्या होता है, ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग रिपोर्ट्स का एक एक्सटेंशन है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रोग्रेस रिपोर्ट बेसिकली क्या होती है कि आपकी टीम कितना काम कर रही है, वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपका मतलब जो आपका प्रोग्रेस बता दे, आपकी टीम का, आपके जो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट होता है किसी कंपनी में उसको हम बोलते हैं प्रोग्रेस रिपोर्ट। तो प्रोग्रेस रिपोर्ट हम वापस उल्टा चलते हैं, प्रोग्रेस रिपोर्ट यानी वो रिपोर्ट जो किसी का प्रोग्रेस बता दे। प्रपोजल रिपोर्ट यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग रिपोर्ट, जब प्रॉब्लम को आप पूरा सॉल्व कर देते हो तो आप जो रिपोर्ट बनाते हो फाइनल प्रपोजल रिपोर्ट होती है। उसके बाद इन्फॉर्मेशनल रिपोर्ट में आपको एक पर्टिकुलर इवेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन होती है। इनफॉर्मल रिपोर्ट यानी आप उस कंपनी में क्या रिपोर्ट भेज रहे हो। पीरियोडिक रिपोर्ट यानी जब हायर मैनेजमेंट को पीरियोडिकली रिपोर्ट भेजते रहते हो। एनालिटिकल रिपोर्ट यानी जो डेटा ड्रिवन इनसाइट पे बेस्ड होती है। और स्ट्रक्चरल रिपोर्ट यानी वो रिपोर्ट जो कि एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही होगी। तो ये जो होता है आपका स्ट्रक्चरल रिपोर्ट हो गया। आगे चलो, एट द एंड जो रिपोर्ट आती है वो आती है इवैल्यूएशन रिपोर्ट। इवैल्यूएशन रिपोर्ट के अंदर एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो फाइनली डिस्क्राइब हाउ यू आर मॉनिटर्ड एंड हाउ द प्रॉब्लम इज इवैल्यूएटेड, यानी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को आपने किस तरीके से डील किया, उसको कैसे इवैल्यूएट किया, कैसे आपने उस प्रॉब्लम से आपको क्या सक्सेस मिली, फेलियर मिली, यानी आपने उसको बेसिकली उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या चीजें यूज की, कैसे आपने उसको इवैल्यूएट किया, ऐसी रिपोर्ट को हम बोलते हैं इवैल्यूएशन रिपोर्ट। अब फॉर्म्स ऑफ टेक्निकल फैक्टर्स ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन, यानी एक टेक्निकल कम्युनिकेशन के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर होता है वो आता है एक्यूरेट।
यानी आपका जो टेक्निकल कम्युनिकेशन है, आप जिससे भी कम्युनिकेट कर रहे हो टेक्निकली by using some sort of emails and all, you are just trying to communicate through a technical person, ठीक है। जो आप टेक्निकल रिपोर्ट से टेक्निकल कम्युनिकेशन आप जो कर रहे हो उसके फैक्टर्स क्या क्या है। पहला है एक्यूरेसी, आपकी टेक्निकल कम्युनिकेशन जो है वो एक्यूरेट होना चाहिए, हवाई बातें नहीं होनी चाहिए। सेकंड, क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, छोटा या आपको क्रिस्प होना चाहिए, यानी ऐसा नहीं है आपने 4-5 लाइनें लिख दी जिसका मतलब कुछ बन ही नहीं रहा है। तो क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, कोहेरेंट होना चाहिए, यानी रिलेटेड टू द टॉपिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई आप बात तो कर रहे हो आइंस्टाइन मास इक्वेशन की, लेकिन आप बीच के अंदर हमारी अलग ही हवाई की ट्रिप डिस्कस करने लग गए। ऐसा नहीं करना। कोहेरेंट यानी क्या होता है, कोहेरेंट यानी कॉन्टेक्स्ट में ही बात होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग उसके रिगार्डिंग ही बात होगी, उसके अलावा कोई बात नहीं होगी। एप्रोप्रिएट होना चाहिए, यानी टू द टॉपिक बात होनी चाहिए। तो पहला एक्यूरेट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए, कोहेरेंट होनी चाहिए और एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। हम जब 7 C's को डिस्कस करेंगे तब भी आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा। अब आता है टेक्निकल कम्युनिकेशन स्किल या लिंग्विस्टिक स्किल के ऊपर। अब यहाँ पर बेसिकली क्या आती है, आपकी 4 स्किल्स आती है, जो कि है लिसनिंग, स्पीकिंग, LSRW याद रखो, L यानी लिसनिंग, S यानी स्पीकिंग, R यानी रीडिंग और W यानी राइटिंग। तो हम इसके बारे में बात करेंगे फटाफट से। देखो ये बेसिकली जो है कोई भी कम्युनिकेशन का, ठीक है, कोई भी कम्युनिकेशन का रूट है, यानी कोई भी तरीके से कम्युनिकेट करोगे तो आपको 4 तरीके से आप कम्युनिकेट कर सकते हो। या तो आप लिसन कर सकते हो, आप नेक्स्ट आप स्पीक यानी खुद बोल सकते हो, आर यानी रीड कर सकते हो और डब्ल्यू यानी राइट कर सकते हो। अब हम क्या करते हैं नॉर्मली, LSRW से पहले भी हम एक पहला क्लासिफिकेशन देखते हैं। हमने ये बोला कि जो हमारी स्किल्स है उसको हम 2 में तोड़ देंगे। सबसे पहले होती है रिप्रोडक्टिव स्किल यानी पैसिव स्किल्स, और एक हमने बोला क्रिएटिव स्किल यानी एक्टिव स्किल। देखो रिप्रोडक्टिव स्किल में आपकी 2 स्किल आएगी जो कि होने वाली है लिसनिंग और रीडिंग, क्योंकि इसमें आपको वर्ड्स को यूज नहीं करना पड़ रहा, आपको लैंग्वेज का किसी का यूज नहीं करना पड़ रहा। आप सुन रहे हो और आप लिख रहे हो, आप यानी आप सुन रहे हो और आप क्या कर रहे हो, रीड कर रहे हो यानी पढ़ रहे हो। उसमें आपको लैंग्वेज बनाने का कोई मतलब नहीं, आप लैंग्वेज, आपका जो दिमाग है वो लैंग्वेज नहीं बना रहा होता उस समय, तो इसलिए हम पैसिव बोलते हैं। बात की जाए प्रोडक्टिव और क्रिएटिव स्किल्स की यानी एक्टिव स्किल्स की, इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, यानी वो तरीके की चीजें जिसमें आपका दिमाग क्या कर रहा होगा, लैंग्वेजेस पे फोकस कर रहा होगा, लैंग्वेजेस के अंदर आप लैंग्वेजेस बना रहे होगे, लैंग्वेजेस को यूज करके आप सेंटेंसेस बना रहे होगे, वो जो चीज होती है वो एक्टिव स्किल्स आती है। अब इसके अंदर 2 आप समझ ही गए होंगे, इसके अंदर आपका आएगा राइटिंग और स्पीकिंग, जो कि 2 जो है प्रोडक्टिव स्किल मानी जाती है और एक्टिव स्किल भी मानी जाती है। अब बात करते हैं लिसनिंग की। सबसे पहले सुनना क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो यार कोई भी बड़ा लीडर होता है ना, वो ज्यादातर जो अच्छा लीडर होगा ना वो सबसे पहले सुनने पे ध्यान देगा। वो 80% सुनेगा, 20% बोलेगा, और जो मूर्ख होगा ना वो 20% तो केवल सुनेगा और 80% बोलेगा। तो लिसनिंग इज द बेस्ट स्किल, और लिसनिंग जो है वो आप अपनी नेटिव लैंग्वेज में करते हो तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आती है। या आप ये कह सकते हो कि जब आप किसी लैंग्वेज को सुनते रहते हो रेगुलरली तो आपको लैंग्वेज क्या आने लग जाती है, समझ में आने लग जाती है। देखो इसको आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो, आप इसको लिसनिंग को इंप्रूव कर सकते हो, इंग्लिश मूवीज देख लो आप, ठीक है, आप रेडियो पॉडकास्ट सुन सकते हो इंग्लिश के अंदर, इससे आप अपनी लिसनिंग को तेज कर सकते हो। बात की जाए पैसिव स्किल क्यों है, पैसिव स्किल इसीलिए भी क्योंकि इसके अंदर आपको लैंग्वेज बना रही है, आप इसके अंदर चीजें सीख रहे हो, ठीक है, तो इसलिए। सेकंड आता है आपका स्पीकिंग। स्पीकिंग एक सेकंड लैंग्वेज स्किल है जिसके अंदर क्या होता है कि भाई आप अब आपको क्या है बोलना है, यानी आपके जो विचार है, या आप ये कह सकते हो कि आपके अंदर जो डाटा है उसको आप बाहर लेके आ रहे हो, यानी आप अपने एक्सप्रेशन, फीलिंग्स को, बिहेवियर को, फैक्ट्स को आप क्या कर रहे हो, इन द पर्टिकुलर लैंग्वेज किसी को बता रहे हो या कम्युनिकेट कर रहे हो। अब प्रोडक्टिव स्किल क्यों, क्योंकि इसके अंदर आपका दिमाग लैंग्वेज बना रहा है, ठीक है, आप जो सोच रहे हो उसको लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है, इसको एनकोड कर रहा है, तो वो क्या हो जाती है आपकी जो आपकी स्पीकिंग हो जाती है, ठीक है। अब आ जाती है आपकी रीडिंग। अब रीडिंग जो है वो एक थर्ड लैंग्वेज स्किल है जो नॉर्मली पैसिव स्किल में आती है, क्योंकि इसके अंदर आपका दिमाग कोई लैंग्वेज नहीं बना रहा, लैंग्वेज को पढ़ रहा है, ठीक है, लैंग्वेज को रीड कर रहा है, तो वो आपका हो जाता है रीडिंग के अंदर। बात की जाए नेक्स्ट जो कि है आपका राइटिंग। अब देखो राइटिंग में क्या करना है, राइटिंग के अंदर आप अपने जो विचार है बोलने की जगह लिख रहे हैं, बस इतना ही है। इसको एक्टिव स्किल क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें भी आप लैंग्वेज बना रहे हो इन द रिटर्न फॉर्म, ठीक है, इसमें आपका ब्रेन लग रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है। और नॉर्मली राइटिंग जो होती है डिफिकल्ट होती है बहुत लोगों के लिए, क्योंकि आप इंग्लिश का एग्जाम्पल ले लो, आप इंग्लिश जो बोलते हो वो स्पीकिंग इंग्लिश थोड़ी अलग है, और वो इंग्लिश जो कि अमेरिका में बोली जाती है वो बिल्कुल अलग है, और ग्रामेटिकल इंग्लिश बिल्कुल अलग है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आ जाता है भाई 4 नेम्स ऑफ टेक्निकल डिस्कोर्स। तो टेक्निकल डिस्कोर्स के जो 4 नेम्स हैं वो क्या क्या है, नरेशन, डिस्क्रिप्शन, एक्सपोजिशन और आर्ग्यूमेंट।
नरेशन यानी बोलना, डिस्क्रिप्शन यानी किसी के बारे में डिस्क्रिप्शन करना, एक्सपोजिशन करना, आर्ग्यूमेंट यानी किसी को अगेंस्ट में हमें बात करनी है, उसके बारे में अगेंस्ट में बोलना, यानी 4 चीजें ध्यान रखनी है आपको सिंपल एनडीए ध्यान रखना है, नरेशन, डिस्क्रिप्शन, एक्सपोजिशन और ए फॉर आर्ग्यूमेंट। एनडीए टेक्निकल डिस्कोर्स आते ही आपको एनडीए याद आ जाना चाहिए। एनडीए यानी क्या होता है? एनडीए यानी मैंने अभी आपको बताया है, एनडीए यानी होता है नरेशन, डिस्क्रिप्शन, एक्सपोजिशन और आर्ग्यूमेंट। अब हम बात करते हैं लिंग्विस्टिक एबिलिटी के बारे में। लिंग्विस्टिक एबिलिटी अब ये क्या चीज है? देखो लिंग्विस्टिक एबिलिटी मतलब क्या होता है, किसी भी कम्युनिकेशन को करते समय आपको एक लैंग्वेज को यूज करना पड़ेगा, बस उसी को लिंग्विस्टिक एबिलिटी बोलते हैं। उस लैंग्वेज को यूज करने की एबिलिटी को लिंग्विस्टिक एबिलिटी बोलते हैं। चाहे उस लैंग्वेज को यूज करके स्पीक करो, चाहे उसको राइट करो, चाहे उसको रीड करो, ठीक है, चाहे उसको लिसन करो, तो वो जो एबिलिटी है लैंग्वेज की, उसको हम लिंग्विस्टिक एबिलिटी बोलते हैं। क्लियर करो, खत्म, इतना ही है, इतना ही है, इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स ये चीज है ही नहीं। अब देखो इसमें लैंग्वेज बैरियर का एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है। देखो सपोज बैरियर लगा दिया है, बंद कर दिया है चीज को, बैरियर यानी आपको समझ में नहीं आ रही। अब जैसे आपको एकदम से मैं आसाम फेंक दूं, आप वो राजस्थान के, आपको फेंक दूं मैं आसाम, प्रॉब्लम आएगी या नहीं आएगी? आएगी। क्यों आएगी? लैंग्वेज बैरियर है, आपको वो जो बोलेगा वो समझ में नहीं आएगा और आप जो बोलोगे उसको समझ में नहीं आएगा, तो यहाँ एक लैंग्वेज बैरियर आ गया। यानी क्या हो रहा है, इस समय कम्युनिकेशन करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज उसको लैंग्वेज नहीं आती है आपकी और आपको उसकी लैंग्वेज नहीं आती। समझ में आ गई? अब इसका कॉज क्या हो सकता है लैंग्वेज बैरियर का? जो पहला मैंने बोला, डिफरेंस इन लैंग्वेज। दूसरा रीजनल एक्सेंट, भाई सबका रीजनल जगह अलग होती है, तो उसके रीजनल के हिसाब से हम एक्सेंट भी अलग बोलते हैं। अब मारवाड़ी जो है वो अलग अलग तरह की मारवाड़ी भी होती है, ठीक है। आप फलोदी में जाओगे वहाँ अलग बोली जाएगी, आप राजस्थान में जोधपुर में अलग मारवाड़ी है, नागौर में अलग मारवाड़ी है, बाड़मेर में अलग मारवाड़ी है, तो मारवाड़ी ही चल रही है, उदयपुर में भी अलग मारवाड़ी है। लेकिन क्या हो रहा है, वो रीजन के हिसाब से उस मारवाड़ी को और टच मिल रहा है, यानी उस लैंग्वेज को और टच मिल रहा है। तो पहला डिफरेंस इन लैंग्वेज हो गया बैरियर का कारण, दूसरा क्या हो गया, रीजनल एक्सेंट हो गया, तीसरा नो क्लियर स्पीच, क्लियर आवाज ही नहीं आ रही, क्या करें, यूज ऑफ जार्जन, यानी आप फालतू में टेक्निकल वर्ड्स का यूज करो, सामने वाले को समझ में ही नहीं आ रहा। अब मैं आपको आइंस्टाइन मास इक्वेशन बोला, आपको पहले पढ़ा हुआ ही नहीं है, तो आप क्या समझोगे इसका मीनिंग? तो वहां मेरा कम्युनिकेशन क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, बैरियर लग जाएगा। तो ये आई होप अब आप ये चीज समझ चुके होंगे। अब आ जाते हैं आगे, स्टाइल इन टेक्निकल कम्युनिकेशन। अब यार देखो, हर चीज को करने का क्या होता है, स्टाइल होता है। तो टेक्निकल कम्युनिकेशन का भी एक क्या होता है, राइटिंग या लिखने का एक स्टाइल होता है, कंसाइज प्रिसाइज, यानी बड़ी से बड़ी बात को छोटे से छोटा करके एक्यूरेटली लिखना, उसको हम क्या बोलते हैं, कंसाइजली प्रिसाइजली काम करना। बड़ी से बड़ी बात को कम शब्दों के अंदर एग्जैक्टली एक्यूरेट पिन पॉइंट बोल देना, ठीक है, यानी उस पॉइंट पे डायरेक्ट बोल देना और वेल ऑर्गेनाइज करके बोलना, क्या होता है, स्टाइल इन टेक्निकल कम्युनिकेशन। यानी किसी भी कम्युनिकेशन जो कैसा हो, कंसाइज हो, ठीक है, प्रिसाइज हो, ठीक है, टू द पॉइंट हो, ठीक है, डायरेक्ट टू द पॉइंट हो और वेल ऑर्गेनाइज्ड हो, तो क्या होता है आपका वो एक स्टाइल होती है, राइटिंग स्टाइल। कुछ इस तरीके से हम फॉलो करते हैं टेक्निकल कम्युनिकेशन में, बिकॉज जब हम टेक्निकली बात कर रहे हैं, अब अपना रेज्यूमे दे रहे हो, उसके अंदर एक कहानी तो ना लिखोगे कल मैं गोवा गया था, नहीं लिखोगे ना। आप उसके अंदर टू द पॉइंट बात करोगे कि मैं पहले इस कंपनी में काम करता था, फिर मैं इस कंपनी में चला गया, फिर मैं उस कंपनी में चला गया। तो इस तरीके से आपको स्टाइल लिखनी होती है टेक्निकल कम्युनिकेशन। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ क्वेश्चन आता है, प्रिंट मीडिया मतलब क्या होता है। देखो यार प्रिंट मीडिया मतलब क्या होता है, प्रिंट मीडिया यानी ये सारी जो भी आप प्रिंट कराते हो, आप अपने ब्रोशर प्रिंट कराते हो, पोस्टर प्रिंट कराते हो, मैनुअल्स प्रिंट कराते हो, अपनी बुक्स प्रिंट करवाते हो, अपने कार्ड्स प्रिंट करवाते हो, ये जितनी भी चीजें हैं, आप अपने बैनर्स प्रिंट कराते हो, आप अपनी जो आपके नॉर्मली जो एडवर्टाइजिंग मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, जैसे बैनर हो गया, आपका जो बोर्ड हो गया, ठीक है, आपकी टी शर्ट्स हो गए, ठीक है, आपके मग्स हो गए, जितनी भी चीजें हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हो गए, आपकी जो बुक होगी, आप डायरी प्रिंट करवाते हो अपनी कंपनी के नाम की, ठीक है, आप नोटबुक्स प्रिंट करवाते हो, आप रिपोर्ट्स शीट्स प्रिंट कराते हो, लेटर हेड्स करते हो, ये जितनी भी चीजें क्या है, प्रिंट मीडिया है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं अगर कंज्यूमर यानी कस्टमर को रीच करने के लिए, तो उसके लिए मैं बताता हूं आपको, आप अपने न्यूज़पेपर में ऐड देते हो, वो एक प्रिंट मीडिया का काम करती है, बैनर्स का जो आप लगाते हो प्रिंट मीडिया है, आप होल्डिंग्स जो लगाते हो वो प्रिंट मीडिया है, ठीक है, आप जो स्कीट लगाते हो वो आपका क्या है, वो भी प्रिंट मीडिया है, ठीक है, आप अपने ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग करते हो, थंबनेल लगाते हो, वो भी एक क्या है, वो प्रिंट मीडिया नहीं, बिकॉज उसको प्रिंट तो नहीं किया, लेकिन वो डिजिटल मीडिया है, ठीक है। तो अगर आपको बात की जाए प्रिंट मीडिया की, तो बैनर, होल्डिंग्स, ठीक है, जो फ्लेक्स बैनर्स होते हैं वो आ गया, आपके फ्लेक्सीज हो गई, ठीक है, आपका जो कार्ड्स हैं, ठीक है, पोस्टर्स हैं, आपके जो होल्डर्स हैं, होल्डिंग्स हैं, ठीक है, बड़े बड़े, ये सारे केस में आता है, प्रिंट मीडिया के अंदर आता है।
ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। तो नॉर्मली टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपके सारी चीज़ आती है, प्रपोजल, यूजर मैनुअल, मेनोज, लेटर्स, ईमेल्स, ठीक है, इवन योर प्रपोजल्स, टेक्निकल आर्टिकल, रिज्यूमे, ये सारी चीज़ें आपकी किस में आती है, टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स में आती है। तो इतना क्लियर हो जाओ कि टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स में ये सारी चीज़ें आती है, रिपोर्ट, प्रेजेंटेशन, यूजर मैनुअल, जॉब एप्लीकेशंस, मेमोज, आपके रेज्यूमेज, ये सारी चीज़ें जितनी भी आती है, क्वेश्चनेयर्स, स्पेशल शीट्स, जितनी भी है सारे के टेक्निकल डॉक्यूमेंट है। ठीक है, ये ध्यान रखना। यूजर मैनुअल हो गया, बुक्स हो गई, कोर्स बुक्स हो गई, वो एक टेक्निकल डॉक्यूमेंट है। अब बात करेंगे टेक्निकल मैनुअल की। तो टेक्निकल मैनुअल क्या है, एक ऐसी मैनुअल जिसके अंदर टेक्निकल कैरेक्टर हो, वो टेक्निकल मैनुअल। ठीक है, जैसे आप कोई सब्जेक्ट का टेक्निकल फॉर्म लिखा हो या किसी सब्जेक्ट का बुक हो गया, वो टेक्निकल मैनुअल हो गया एक, जिसके अंदर क्या होती है, किसी भी चीज़ को समझने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए होते हैं, किसी भी चीज़ समझने के लिए कुछ कंडीशंस दी हुई होती है, उसको मेंटेन करने की, सपोर्ट करने की, ठीक है, इफेक्टिवली उसको कैसे यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें दी हुई होती है, वो टेक्निकल मैनुअल होता है। ठीक है, तो एक टेक्निकल मैनुअल बनाने के लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है अगर कभी बनाओ तो आप। पहला, नो हु यू आर टॉकिंग टू। आपको ये पता होना चाहिए आपको ऑडियंस। देखो मैंने आपको शुरुआत में ये बोला था कि अगर आपको इफेक्टिवली कम्युनिकेशन करना है तो आपको अपनी बात कम करके सामने वाले की बात ज़्यादा करनी है। ठीक है, जो अपने बारे में ज़्यादा बोलता है वो तोता होता है या वो कौवा होता है। ठीक है, जो सामने वाले की सोच के बोलता है वो हंस होता है। तो आपको क्या करना है, आपको जो है सामने वाले के बारे में ज़्यादा सोचना है। मतलब ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला 5 शब्द बोले तो आपको 1 शब्द बोलना है। ठीक है, और बायोग्राफिकल लिसनिंग नहीं करनी है कि भाई सामने वाला बोल रहा है और आप अपने हिसाब से बोल रहे हो, कुछ ना अपने अपने अलग डायमेंशन में आप बोल रहे हो। उसने सामने वाला बोला कि यार कल मेरी दिक्कत हुई, यार तेरे क्या दिक्कत हुई, मेरे ये दिक्कत हुई थी, तो गड़बड़ हो गई ना। ठीक है, तो इसका कुछ आपको ध्यान रखना होगा, समझना होगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, बी अवेयर ऑफ ऑल डायरेक्टिव। सारे डायरेक्टिव का आपको अवेयर होना चाहिए। फॉलो द गाइडलाइंस, या स्पेलिंग मिस्टेक है, आपको गाइडलाइंस को प्रॉपर्ली क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, आपको कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन दैट यू कैन, जितनी भी इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हो करो। राइट इफेक्टिवली, पिक्चर्स का यूज करो, एनिमेशन का यूज करो, जिससे आपका क्या हो और एक एड ऑन हो, आपको सामने वाले को चीजें और समझ में आए। बिकॉज आपका जो ब्रेन है ना, वो लेटर्स को कम समझता है, पिक्चराइजेशन को और एनिमेशन को ज्यादा समझता है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स हो गए। तो पहला डॉक्यूमेंट अपने आते हुए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग पॉलिसीज हो गई और प्रोसीजर्स हो गए। यानी इसके अंदर क्या आते हैं, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए जो पॉलिसीज है, ठीक है, जो आपके जो डॉक्यूमेंट जो एमओयूज है, ठीक है, ये जितने भी है जो आपके रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो सारे क्या होते हैं, ऑपरेटिंग पॉलिसीज होती है। अब आता है रिकमेंडेशन, फिजिबिलिटी एंड इवेल्युएशन। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर वो चीजें होती है जो एक जैसी दिख रही हो। यानी एक कंपनी के अंदर कुछ चीजें होती है, जैसे डिपार्टमेंट है, वो सारे डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी मेंबर्स है वो सब एक की तरह है। ठीक है, तो आपके उसकी आपने एक रिपोर्ट बनवा दी है। तो ये जो चीजें होती है ना, ये रिकमेंडेशन, फिजिबिलिटी, इवैल्यूएशन के अंदर आती है। टेक्निकल बैकग्राउंड रिपोर्ट्स बेसिकली क्या होती है, टॉपिक के रिगार्डिंग कोई रिपोर्ट देना। जैसे सपोज अगर मेरा कॉलेज है, ठीक है, तो कॉलेज में डिपार्टमेंट्स अलग अलग, कि भाई ये फिजिक्स का डिपार्टमेंट है, ठीक है, ये जो डिपार्टमेंट है आपका मैकेनिकल का है, ये सिविल का है, तो अब उस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट अलग बनेगी, बिकॉज वहाँ रिसर्चेज वगैरह अलग हो रही है। तो इट फोकसेस, जो टेक्निकल बैकग्राउंड रिपोर्ट्स हैं वो ज़्यादातर किस पे फोकस करती है, वो टेक्निकल टॉपिक पे फोकस कर रही है और बैकग्राउंड प्रोवाइड करती है टॉपिक का। ठीक है, जो जैसे जैसे यूजर को चाहिए हो। आज मेरी ऑडियंस को यार क्वांटम मैकेनिक्स समझनी है, तो मैं क्या करूंगा, फिजिक्स के अंदर जो क्वांटम मैकेनिक्स है उस पर रिसर्च पेपर लिखूंगा। मैंने मेरी ऑडियंस को आइडेंटिफाई कर लिया है, ठीक है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया है, उसके डोमेन का स्कोप को पता लगा लिया, इन्फॉर्मेशन गैदर करी, एनालाइजेशन किया और दे दी। अब आती है टेक्निकल गाइड्स और हैंडबुक। यानी क्या हो गई, यहाँ पर आपके जैसे फॉर्मूला का चीट शीट हो गया, ठीक है, कोई गाइड बुक हो, वो टेक्निकल गाइड और हैंडबुक में आ जाएगा। बिजनेस प्लान, देखो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी नया बिजनेस खोल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपको एक बिजनेस प्लान चाहिए होता है जो प्रॉपर्ली डिजाइंड हो, जिसके ऊपर आप वर्क करके अच्छे रिजल्ट्स पा सको, तो वो बिजनेस प्लान में आता है। ठीक है, वो प्रपोजल की तरह ही होता है किसी बिजनेस को चलाने के लिए। जब आप इन्वेस्टर्स को ढूंढते हो, जब आप एंजल्स को ढूंढते हो, ठीक है, जब आप वीसीज को ढूंढते हो, वीसीज यानी वेंचर कैपिटलिस्ट, जो अगर आपको इस पर वीडियो चाहिए कि भाई आप कैसे एक इफेक्टिवली एक स्टार्टअप खोलते हो, तो कैसे आप फंडिंग उठा सकते हो, तो उसकी भी वीडियो मैं आपको दे दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में लिखना। ठीक है, तो जो आप बिजनेस प्लान देते हो उसमें क्या आता है, प्रपोजल आता है, आप किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए जो काम आता है। ठीक है, अब आता है टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। अब टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्या होता है, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बेसिकली क्या होता है, एक नए प्रोडक्ट के आने से पहले उसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन वो स्पेसिफाई करते हैं। जैसे आज एक सैमसंग का नया मोबाइल आ रहा है,
तो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्या हो गई इसकी कि भाई इसमें रैम इतना है, ऑडियो जैक इतना है, ठीक है, स्पीकर इतना है, वाईफाई इतना पॉइंट यूज हो रहा है, ब्लूटूथ 5.0 इसमें है, यूएसबी 2.0 है इसके अंदर। तो ये क्या है, ये टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है। जब कोई नया फोन लॉन्च होता है, कुछ भी ऐसा होता है तो हम उसका स्पेसिफिकेशन करते हैं, वो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन कहलाता है। अब आता है कि भाई टेक्निक्स टू इंटरप्रिटेट टेक्निकल टेक्स्ट। टेक्निकल टेक्स्ट को कैसे समझा जाता है, तो इसमें टेक्निक क्या, पहले स्किपिंग, ठीक है। स्किमिंग मतलब क्या होता है, आप उस हेडिंग्स को, सेक्शंस को ढंग से एक बार देख लो और पर्पस पता लगा लो कि भाई ये पढ़ने का पर्पस क्या है। हेडिंग को समझ जाओ, फिगर्स को समझ जाओ, ठीक है, और पर्पस को पकड़ लो कि उसको पर्पस क्या है पढ़ने का। तो ये आपका पहला प्रोसेस कंप्लीट कर देगा स्किपिंग का। अब नेक्स्ट आता है वोकैबुलरी, ठीक है। अब आप क्या करो, जब आपने हेडिंग्स वगैरह समझ लिया और आपको पता लग गया कि चलो भाई इसका कॉन्टेक्स्ट ये जो भी हमारा है पैराग्राफ इस पे बेस्ड है, अब आप लाइन बाय लाइन उसको पढ़ना शुरू करो और जो भी इंटरेस्टिंग चीज दिखे उसको आप क्या करो, अंडरलाइन कर दो बाय यूजिंग योर हाईलाइटर, पेंसिल, जो भी आप यूज करना चाहो। और अब उस सेंटेंस को पढ़ के ये पता लगाओ कि एक्चुअली में इस पूरे सेंटेंस का या इस पूरे पैराग्राफ का हार्ट क्या है, वो पता लगा लो। वो आपका वोकैबुलरी का टास्क होगा। फिर जो नेक्स्ट टास्क होता है वो आता है कंप्रेशन सेक्शन बाय सेक्शन। अब आप क्या करो, जितने भी फ्रेजेस और जितने भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उसको सेक्शन बाय सेक्शन अंडरलाइन करते रहो। और अब क्या करो, जब आपने एक बार पूरा पढ़ लिया उसको ही आप उल्टा पढ़ो, ठीक है। और अब आपको जो भी आंसर्स चाहिए, जो भी आपने दिमाग में जो क्वेश्चन है उसका आंसर ढूंढते हुए आप उसको पढ़ना चालू करो। तो वो क्या हो जाएगा, सेक्शन बाय सेक्शन जब आप उल्टा उसको पढ़ोगे वो इसके अंदर कंप्रेशन आ जाएगा। तो स्किपिंग यानी केयरफुली उस चीज को समझना, देखना। वोकैबुलरी यानी पेपर को वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन उस चीज को समझना। और बाद में जो आपका वोकैबुलरी आती है उसमें क्या आती है, अंडरस्टैंडिंग द कंटेक्स्ट, उसको कंटेक्स्ट को समझना, क्या कंटेक्स्ट जिसके अंदर वर्ड्स और सेंटेंसेस को यूज किया गया है। अब कंप्रेशन सेक्शन बाय सेक्शन क्या होता है, इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि भाई कि ये जो पूरा सेंटेंस या पूरा जो भी हमारा है पैराग्राफ या फ्रेज, ठीक है, उसको, ठीक है, उसमें क्या क्या वर्ड्स आ रहे हैं, क्या क्या फ्रेजेस आ रहे हैं, ये सारा कंप्रेशन और सेक्शन बाय सेक्शन रीड करने से हमें पता लग जाता है, ठीक है। तो पहले हम एक बार सीधा पहले हम उसके बारे में आइडिया लेंगे, हेडिंग और सेक्शन को पढ़ के फिर हम उसको पूरा रीड करेंगे लाइन बाय लाइन और उसके बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करेंगे और फिर हम उसको उल्टा रीड करेंगे, ठीक है, सेक्शन बाय सेक्शन, उसके बैकग्राउंड को फिर वापस समझेंगे और इंपॉर्टेंट वर्ड्स और फ्रेजेस को लाइन बाय लाइन मार्क करते रहेंगे। अब हम बात करते हैं टेक्निक टू समराइज टेक्स्ट। तो सबसे पहले क्या करना है भाई, टेक्निक क्या है, सबसे पहले आप इन्फॉर्मेशन के सोर्स को केयरफुली पढ़ लो, ठीक है, जब तक वो समझ में नहीं आए। फिर आप अनफेमिलियर वर्ड के बारे में पता लगाओ जो कि डिफिकल्ट है समझने के लिए और उसको रिप्लेस कर दो। पहले हमने क्या किया, इंफॉर्मेशन के सोर्स को रीड किया। हमेशा ही होता है, सबसे पहले आप क्या करोगे, इंफॉर्मेशन के सोर्स को रीड करोगे। एक बार इंफॉर्मेशन के सोर्स को रीड कर लिया आपने, सेकंड स्टेप क्या होगा, अनफेमिलियर वर्ड्स को हम रिप्लेस करेंगे बाय फेमिलियर वर्ड्स। फिर नेक्स्ट टर्म क्या होगा, फिर हम क्या करेंगे, हम सेंटेंसेस बनाएंगे केयरफुली जिसमें हम केवल मेन पॉइंट को लिखेंगे, ठीक है, और उसको हम क्या करेंगे, ब्रीफ रखेंगे और अननेसेसरी सेंटेंसेस को हटा देंगे, तभी तो वो समरी है, नहीं तो पूरा पैराग्राफ ही हो गया। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले इंफॉर्मेशन के सोर्स को समझना है, ठीक है, दूसरा जो भारी शब्द है उसको हल्के शब्द में बदलना है, तीसरा अननेसेसरी चीजें हटानी है और केवल जो इंपॉर्टेंट चीज है कंसाइज प्रिसाइज, जो मैंने आपको पहले बोला था, डायरेक्ट होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए और टू द पॉइंट चीज होनी चाहिए, वो हम करने की कोशिश करेंगे बाय यूजिंग जब हम उसकी समरी लिखेंगे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है इन्फॉर्मेशन डिजाइन। तो देखो इन्फॉर्मेशन डिजाइन एक्चुअली में क्या है, इसके अंदर आता है डिजाइनिंग एंड प्लानिंग ऑफ एन स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन व्हिच इज नीड्स टू बी प्रोवाइडेड टू अ पर्टिकुलर ऑडियंस टू मीट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। यार अब एक मेरी एक ऑडियंस है, ठीक है, वो चाहती है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के बाद उनका कम से कम 2000 रुपये का फायदा हो जाए विद इन 2 दिन, विद इन 2 दिन। अब देखो उस चीज को अचीव करने के लिए, उस चीज को अचीव करने के लिए जो मैं प्लानिंग करूंगा ना, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन डिजाइन। यानी आप ये कह सकते हो कि स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को, एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन की क्या करना, प्लानिंग करना, जिससे हम ऑडियंस को जो चाहिए वो दे सके, ठीक है, एक इंफॉर्मेशन की क्या करना, प्लानिंग करना, जिससे हम ऑडियंस की डिमांड को मीट कर सके। अब इन्फॉर्मेशन डिजाइनर जो ये काम करता है, इन्फॉर्मेशन डिजाइनर जो इस चीज को, उस आर्किटेक्चर को पूरा बनाता है, ठीक है, ओवरऑल पैटर्न को डिजाइन करता है इन्फॉर्मेशन डिजाइनिंग के, तो वो क्या आता है, इन्फॉर्मेशन डिजाइनर आता है, ठीक है। अब आता है इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर क्या करता है। पहले हमने देखा इन्फॉर्मेशन डिजाइनर क्या करता है, वो डिजाइन करता है,
आर्किटेक्चर को क्रिएट करता है। इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर क्या करता है, देखो इन्फॉर्मेशन क्या होता है इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, अभी इसके आर्किटेक्ट लिखना था मेरे को एक्चुअली, सॉरी आर्किटेक्चर ही होगा, आई गॉट मिसप्लेस्ड। देखो इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर बेसिकली इसके अंदर क्या होता है मैं बताता हूँ। इसके अंदर आपके सेट ऑफ आइडियाज होते हैं, सेट ऑफ आइडियाज होते हैं रिगार्डिंग हाउ ऑल इन्फॉर्मेशन इन अ गिवन कंटेक्स्ट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड, यानी वो आइडियाज जिसमें हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उसको यूज करके ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, यानी वो आइडियाज, ठीक है। यानी हम क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को यूज करके, सेट ऑफ आइडियाज को, इंफॉर्मेशन को यूज करके सेट ऑफ आइडियाज को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वो क्या होता है आपका इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर होता है। इन्फॉर्मेशन प्लानिंग क्या हो गई, वापस एक बार देख लो भाई, इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर में तो हमने क्या किया, इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर में तो हमने कुछ भी नहीं किया, गिवन कंटेक्स्ट में इन्फॉर्मेशन को हमने क्या किया, ऑर्गेनाइज कर दिया बाय यूजिंग आइडियाज। अब देखो इन्फॉर्मेशन प्लानिंग में क्या हुआ, इन्फॉर्मेशन प्लानिंग जो है फोकस करती है ऑल एस्पेक्ट्स रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द सपोर्ट द इन्फॉर्मेशन और स्पेसिफिक सेट ऑफ प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट लाइफ स्पैन, और इसके अंदर बेसिकली क्या तीन चीजें आती है, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्ट गोल्स, नीड ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन हो गई, प्रोडक्ट क्या गोल सॉल्व, क्या गोल अचीव कर रहा है, यानी उस क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, और इसकी नीड क्या है, वाई दिस प्रोडक्ट, ठीक है। तीन चीजें पता लगा लो, उस प्रोडक्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्ट की नीड क्या है मार्केट में, प्रोडक्ट का गोल क्या है, ठीक है, ये आगे जाके क्या करने वाला है कि भाई 2 साल में मैं प्रोडक्ट को यहाँ देखता हूँ, उसको अपडेट करेंगे, इसकी अलग अलग रेंज निकालेंगे, तो क्या है सारे प्रोडक्ट के गोल्स होते हैं कि भाई मेरा प्रोडक्ट इस दिन में बन जाएगा पूरा। तो आपको तीन चीजें पता होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन प्लानिंग के अंदर, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्ट गोल और द नीड ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। अब आ जाते हैं इन्फॉर्मेशन डिजाइन। इन्फॉर्मेशन प्लानिंग में तो हमने प्रोडक्ट के बारे में पूरी प्लानिंग कर ली, ठीक है। इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर में हमने क्या किया, सारी इन्फॉर्मेशन को एक गिवन कंटेक्स्ट के अंदर ऑर्गेनाइज कर दिया, ठीक है। तो ये हमने इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर में किया। प्लानिंग के अंदर तीन के बेसिस हम तीन चीजें समझी, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्ट गोल और नीड। फिर हमने क्या बोला, फिर हमारा जो इन्फॉर्मेशन डिजाइन था ये किस पे फोकस करता है, ये केवल इन्फॉर्मेशन पे फोकस करता है और इसका कोई मतलब नहीं। इन्फॉर्मेशन डिजाइन क्या करता है, इन्फॉर्मेशन पे ही फोकस करता है और उस इन्फॉर्मेशन को यूज कर गोल कैसे बनेगा उसको गोल प्लान बनाता है। ये इन्फॉर्मेशन डिजाइन का काम है, जो ये गोल प्लान बनाना है, ठीक है। अब प्रोसीजर क्या है भाई, अगर कोई टेक्निकल टेक्स्ट है तो उसको रीड कैसे किया जाएगा वो बताते हैं। तो अगर आपका कोई टेक्निकल टेक्स्ट है और आपको उसको रीड करने की इच्छा है, ठीक है, तो आपको करना कुछ नहीं है, इंट्रोडक्शन, सबसे पहले आप स्लोली स्लोली रीड करना स्टार्ट करो और उसका कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश करो, जो कि हमने पहले बोला ही था। कॉन्टेक्स्ट समझने के बाद, ठीक है, the problem for you reader will be not to become an expert in dozens of field, ठीक है, but to recognize the techniques for reading in own fields and relate them to own fields। इसका मतलब क्या है, पहले कॉन्टेक्स्ट समझना है, ठीक है, आपको सबसे इंपॉर्टेंट यही है एक्चुअली रीडिंग में। तो रीड आप क्यों कर रहे हो, कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए, स्टोरी को फॉर्म करने के लिए, जिससे आप क्या गैदर कर सको, इन्फॉर्मेशन गैदर कर सको। यही प्रॉपर है कि भाई जितना भी उस टेक्स्ट में लिखा हुआ है उससे आप क्या करोगे, उससे आपने कॉन्टेक्स्ट पकड़ लिया, कॉन्टेक्स्ट से स्टोरी निकल के आ गई, स्टोरी से आपने इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, समझ में आ गया। पॉसिबिलिटीज क्या रीडिंग में कि भाई अगर आप रीडिंग करोगे तो वी डेवलप आवर ओन रीडिंग टेक्निक सबकॉन्शियसली, हम हमारे दिमाग में खुद ही रीडिंग टेक्निक्स बनाते रहते हैं सबकॉन्शियसली, तो हमें पता है। द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट टू रीड आर, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पढ़नी चाहिए। तो रीडिंग में हम क्या कर रहे हैं, जब जब हम रीडिंग कर रहे हैं कॉन्टेक्स्ट को समझ रहे हैं, दिमाग में पिक्चर जैसी चल रही है, धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, चीजें लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं दिमाग से। अब देखो तीन चीजें जो आपको पढ़नी है रीडिंग में, इंट्रोडक्शन पढ़ना है, कंक्लूजन पढ़ना है, सब हेडिंग पढ़ना है, तीन चीजें। इंट्रोडक्शन पढ़ लो, ठीक है, आप कंक्लूजन पढ़ लो और सब हेडिंग्स पढ़ो, और जिसको पूरा पढ़ना है वो तो पूरा पढ़ेगा ही। तो तीन इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या पढ़नी है, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन और सब हेडिंग्स, बस। While each of these strategies are unique, ठीक है, अब आपको ये तो चीज पता ही है कि भाई इसमें सारी जो भी स्ट्रेटेजी है वो यूनिक होती है। तो पहला हमने क्या देखा अभी तक हमने जो देखा पॉसिबिलिटीज इन रीडिंग, ठीक है। रीडिंग टेक्स्ट के अंदर सबसे पहला क्या चीज है, पॉसिबिलिटी इन रीडिंग, जिसके हमने क्या बोला कि भाई हमने तीन चीजों को ध्यान देना है, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन और सब रीडिंग्स। अब आगे चलते हैं, अब पहला आता है फर्स्ट रीडिंग। अब पहले सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले नॉर्मली सारे टेक्निकल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो पढ़ने के लायक होते ही नहीं है, क्योंकि उसमें सारे टेक्निकल टर्म्स मेंशन होती है। बट स्टिल जैसे कंपनी का प्रेसिडेंट है तो उसको मतलब किससे है, उसको फाइनल रिपोर्ट से मतलब है, तो वो केवल रिकमेंडेशन सेक्शन पढ़ लेगा। प्रोजेक्ट मैनेजर को मतलब है किससे, कंक्लूजन से, तो केवल वही पढ़ेगा। तो जिसको जो पढ़ना है उस रिपोर्ट में वो पढ़ेगा, कोई भी पूरी रिपोर्ट तो पढ़ता नहीं है, तो दिक्कत खत्म हो जाती है यहाँ पर। अब तो थर्ड चीज आती है, वो क्या आती है, रीडिंग व्हाट यू नीड, यानी मोस्ट ऑफ द रीडर्स आर unaware of the mental models they possess which motivate their reading of a task। यानी
नॉर्मली क्या होता है गाइस कि सपोज एक बुक आप अच्छी कोई पढ़ रहे हो, जैसे अगर मैं वन थिंग का एग्जांपल आया लेकिन कोई पेड प्रमोशन नहीं है, बट स्टिल अगर एक आप बुक का एग्जांपल लेते हो, कोई स्टोरी बुक ले ली चलो, तो स्टोरी बुक को जब आप पढ़ना चालू करोगे ना, आपके दिमाग में स्टोरीज बनना शुरू हो जाएगी, धीरे धीरे आपके दिमाग में क्या बनेगी, स्टोरीज बनेगी। ठीक है, तो वो क्या करती है, मोटिवेशन का काम करती है कि चलो यार मेरे को इतना पता है, थोड़ा और पढ़ लेते हैं, थोड़ा और पता लग जाएगा, थोड़ा और पढ़ ले, थोड़ा और पता लग जाएगा। ठीक है, और नॉर्मली क्या होते हैं, सारे टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, ठीक है, वो क्या फोकस करते हैं कि भाई हमें गैदर इन्फॉर्मेशन ले लिया फॉर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। हम किसी भी टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन को क्यों पढ़ेंगे, जिससे हमें ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए जिससे हम उस थ्योरेटिकल और रिसर्च टॉपिक को रियल लाइफ में यूज कर सके। तो आप वही पढ़ो जो आपको जरूरत है, नहीं तो आप मत पढ़ो उसको। अब आती है सेकंड रीडिंग। सेकंड रीडिंग में हम क्या करते हैं, सेकंड रीडिंग के अंदर हम क्या करते हैं, नॉर्मली ठीक है हमारे कंफर्म करते हैं कि भाई हमने जो पढ़ा है उससे जो हमने कंक्लूजन निकाला है वो क्या सही है, क्या वो कंटेक्स्ट पे बैठ रहा है। अगर वो बैठ जाता है बात खत्म हो जाती है, अगर वो नहीं बैठता तो दिक्कत है। क्लियर है? तो हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने देखा था, शुरुआत की हमने इंट्रोडक्शन से, हमने बोला कि जितना हो सके धीरे पढ़ो। फिर हमने बोला पॉसिबिलिटी क्या क्या है, तो भाई सबसे पहली पॉसिबिलिटी क्या है, इंट्रोडक्शन पढ़ो, कंक्लूजन पढ़ो, सब हेडिंग्स पढ़ो, इसको तो छोड़ना ही नहीं है। फर्स्ट रीडिंग के अंदर हमने क्या दिया, फर्स्ट रीडिंग के अंदर हमने केवल वही चीज पढ़ी जो हमारे काम की है, हमने उसका कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश की। फर्स्ट रीडिंग में हमने कॉन्टेक्स्ट समझा उसका। ठीक है, फिर हमने रीडिंग व्हाट यू नीड के अंदर क्या देखा, रीडिंग व्हाट यू नीड के अंदर हमने देखा कि कैसे मेंटल मॉडल्स क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं रीडिंग द टेक्स्ट को। सेकेंड रीडिंग में हमने क्या बोला भाई कि एक थॉटफुल रीडिंग हमने करी। सेकेंड रीडिंग एक थॉटफुल रीडिंग होती है जिसके अंदर क्या हो रहा है कि टेक्निकल जितनी भी चीजें जो कंक्लूजन हमने निकाला जो आई यूजिंग द कॉन्टेक्स्ट फर्स्ट रीडिंग के अंदर, उसको हम कंफर्म करेंगे सेकंड रीडिंग में। समझ गए? अब आता है टेक्निकल टेक्स्ट। टेक्निकल टेक्स्ट क्या होता है, टेक्निकल टेक्स्ट नॉर्मली काम आता है रीडर को एजुकेट करने के लिए रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट और स्किल। ठीक है, तो वो टेक्स्ट होता है उसको हम टेक्निकल टेक्स्ट बोलते हैं, जो कि एक जो भी हमारा एक रीडर है उसको हम क्या कर सके, क्या कर सके, उसको एजुकेट कर सके। एवरी ऑक्यूपेशन इन द फील्ड ऑफ स्टडी हैज इट्स ओन लैंग्वेज एंड इट्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू स्पेशलाइज्ड रिपोर्ट्स एंड अदर राइटर वर्क। यानी हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, चाहे वो आप सीसीडी ले लो, चाहे आप स्टारबक्स ले लो, कोई भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ले लो, वो सारी ऑर्गेनाइजेशन अपनी लैंग्वेज के अंदर अपनी जो सीक्रेट्स होती है उसको रखती है। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं इंपॉर्टेंट, जैसे एमओयूज हो गया, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हो गए, वो हर डॉक्यूमेंट्स हर कंपनी का अलग होता है, बट होता है। ठीक है, तो और उसका लिखने का भी तरीका अलग होता है। तो ये चीज यही बता रहा है कि हर ऑक्यूपेशन आप कोई भी काम करो, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप चार्टेड अकाउंटेंट हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, आपकी स्टडी के अकॉर्डिंग आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी हमेशा क्या होती है, स्पेशलाइज्ड रिपोर्ट्स होती है। ठीक है, आप अगर जैसे अगर मैं एक इंजीनियर हूँ और मेरा दोस्त अगर एक सीए है, तो वो जब रिपोर्ट बनाएगा तो वो अलग कंटेक्स्ट में बनाएगा, मैं जो रिपोर्ट बनाऊंगा मैं रिसर्च पेपर के लिए बनाऊंगा। तो क्या हो रहा है, देखो जो टेक्स्ट बन रहा है, टेक्निकल टेक्स्ट बेसिकली कर क्या रहा है, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट और स्किल को क्या कर रहा है, नॉर्मली किसी भी रीडर को एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट और स्किल को क्या कर रहा है, मदद कर रहा है समझने में। तो हर ऑक्यूपेशन के अंदर अलग अलग लैंग्वेजेस होती है। ठीक है, हर ऑक्यूपेशन की खुद की लैंग्वेज होती है, खुद की टेक्निकल टर्म्स होती है जिसके अंदर वो इस रिपोर्ट को या कोई भी टेक्स्ट को लिखता है। ठीक है, उसको हम टेक्निकल टेक्स्ट बोलते हैं। पर्पस क्या है रीडिंग का, पहला लर्निंग अबाउट द कंपनी, लर्निंग के बारे यानी उस कंपनी के बारे में समझने में मदद मिलती है। इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो। ठीक है, यूजिंग रेफरेंसेस, रेस्पॉन्डिंग टू द क्वेरीज, अदर जॉब ड्यूटीज। ये है क्या चीज मैं बताता हूँ। अगर आप कोई वर्क कर रहे हो या कोई काम कर रहे हो, ठीक है, और पर्पस ऑफ रीडिंग आ जाता है, ठीक है, यानी आपको उस काम के बारे में जो पूरी जानकारी मिल रही है। ठीक है, आप कहीं भी काम कर रहे हो तो आपको क्या चीजें, मतलब क्या एटिकेट्स है या क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए, सबसे पहले आप एक कंपनी के बारे में समझो, उस कंपनी के सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो, रेफरेंसेस को यूज करो। ठीक है, इंक्वायरीज को जो है वो रेस्पॉन्ड करो और फिर अपनी जारी जॉब ड्यूटीज को निभाओ। इंप्रूव कैसे कर सकते हो, तो वही चीज आ गई, स्किमिंग, वोकेबुलरी, कंप्रेशन। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, इसमें वापस कवर नहीं कर रहा है ये चीज। कॉम्प्रेशन से पढ़ेंगे, व्हाट इज कॉम्प्रेशन। कॉम्प्रहेंशन मतलब क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव प्रोसेस इन्वॉल्विंग द इंटेंशनल इंटरेक्शन बिटवीन द रीडर एंड द टेक्स्ट टू एक्सट्रैक्ट मीनिंग। हमने क्या बोला, देखो कॉम्प्रहेंशन मतलब ये समझ सकते हो कि अगर मैं एक रीडर हूँ, ठीक है, अगर मैं एक रीडर हूँ और एक ये टेक्स्ट है, अब मैं इसको पढ़ रहा हूँ एक मीनिंग को निकालने के लिए, तो इसको कॉम्प्रहेंसिव, इस प्रोसेस को पूरा कॉम्प्रहेंशन बोलेंगे। इसका मतलब क्या होता है कि एक रीडर एक टेक्स्ट को पढ़ के मीनिंग को क्या कर रहा है, एक्सट्रैक्ट कर रहा है, उसको हम कॉम्प्रहेंशन बोलेंगे।
अब आता है व्हाट इज रीडिंग कॉम्प्रेसिंग स्किल। इसका मतलब क्या होता है, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर रीडिंग, ठीक है, वेयर द वर्ड्स हैव कॉन्टेक्स्ट एंड टेक्स्ट हैव मीनिंग, ठीक है। हमें ये क्या काम करता है, ये हमारे काम आता है किसी भी चीज को प्रोफिशिएंटली समझने के लिए, इफेक्टिवली समझने के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसको विजुअलाइज करने के लिए काम आता है। तो हमने क्या किया, एक टेक्स्ट को समझा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करी सारी, वो कॉम्प्रहेंशन है, ठीक है। और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन स्किल्स क्या होती है, वो स्किल जो हमें पढ़ने में मदद करे, वो स्किल जो हमें विजुअलाइज करने, कंसेप्शनलाइज करने में मदद करे, उसको हम रीडिंग कॉम्प्रहेंशन स्किल बोलते हैं। इंपॉर्टेंस इसकी क्या है, ये इंटीग्रल पार्ट है लाइफ का, हर स्टूडेंट को ये रियलाइज होना चाहिए कि यार उसको सीख रहे हैं, ठीक है। फिर दे शुड लर्न टू एक्सट्रैक्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसफर, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, एंड ट्रांसफर देयर नॉलेज टू रीड एंड रेस्पॉन्ड टू आंसर। यानी कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे पहले इंपॉर्टेंस, हर इंसान को, जितने भी हर इंसान के उसको पता होना चाहिए, उसको ये चीजें पता होनी चाहिए क्या वो पढ़ रहा है और उसका क्या यूज होने वाला है, क्या उसकी इम्प्लीमेंटेशन है। इसीलिए हमने क्या बोला है, कंप्रेhension का इंपॉर्टेंस क्या है कि जो हम पढ़ेंगे उसको हम क्या करेंगे, सीखेंगे। अगर कॉम्प्रहेंशन ही नहीं होगा तो उस टेक्स्ट का पढ़ा रहने से कोई मतलब ही नहीं है। कॉम्प्रहेंशन है तभी तो हम उस टेक्स्ट को क्या कर पा रहे हैं, उस टेक्स्ट को समझ पा रहे हैं, ठीक है। दे शुड लर्न टू एक्सट्रैक्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसफर देयर नॉलेज टू रीड एंड रेस्पॉन्स टू आंसर। कैसे हम उस इंफॉर्मेशन को जो हमने बुक पढ़ के निकाले उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। ये आपको इंपॉर्टेंस में आएगा। व्हाट गुड रीडर्स डू, अब देखते हैं कि भाई एक अच्छा रीडर क्या करेगा। एक अच्छा रीडर जो होगा वो अपनी किसी भी बुक को अगर पढ़ेगा या कुछ भी चीज को रीड करेगा, अपनी प्रायर नॉलेज से क्या करेगा, उसको कंपेयर करेगा, ठीक है। अपने जो दिमाग के अंदर जो उसके वर्ड्स का मीनिंग बन रहा है उसको समझने की कोशिश करेगा, ठीक है। उससे क्वेश्चन जनरेट होंगे, क्योंकि वहां पर क्या होगा, वो फंसेगा, जो उसकी पुरानी नॉलेज है और उसको पढ़ने से जो नई नॉलेज मिल रही है, दोनों टकराएगी, दोनों का इंटरफेरेंस होगा। ओल्ड नॉलेज प्लस न्यू नॉलेज, ओल्ड नॉलेज यानी जो उसको पहले चीजें पता है, न्यू नॉलेज यानी जो उसको पढ़ने से आ रहा है, ठीक है। हमने क्या बोला, एक्टिवेटिंग प्रायर नॉलेज यानी जो उसको पहले से पता है, फिर वो जब नई चीज पढ़ रहा है तब क्या कर रहा है, वो मॉनिटरिंग कॉम्प्रहेंशन कर रहा है। अब उन दोनों के बीच में जो उसको कंफ्यूजन हो रहा है, उससे क्वेश्चन रेज हो रहा है और वो खुद ही उस क्वेश्चन की क्या कर रहा है, आंसर ढूंढ रहा है, और उस आंसर के बेसिस पे उसका दिमाग क्या कर रहा है, रिलेशंस बनाना चालू कर देता है इन द फॉर्म ऑफ मेंटल इमेजेस, जिसको हम एआई में पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। ये जितनी भी चीजें होती है ये क्या है, व्हाट गुड रीडर डू, एक अच्छा रीडर क्या करेगा, एक अच्छा रीडर जो होगा वो पुरानी नॉलेज से नई नॉलेज को भिड़ाएगा, उससे क्वेश्चंस रेज करेगा, सेल्फ इंसाइटिंग क्वेश्चंस रेज करेगा, उसके रिगार्डिंग उसको सॉल्व करेगा, सॉल्व करने के बाद उसके इन्फ्रेंसेस को ड्रॉ करेगा, मेंटल इमेजेस को क्रिएट करेगा। तो ये जो सारा काम है ये करेगा एक गुड रीडर, ये सारे काम करेगा। आगे, टेक्निक्स टू इम्प्रूव कॉम्प्रहेंसिव स्किल, क्या ऐसी टेक्निक्स है जो हमें यूज करनी चाहिए हमारी कॉम्प्रहेंसिव स्किल को बढ़ाने के लिए। तो पहली टेक्निक है SQRT टेक्निक। SQRT टेक्निक मतलब क्या होती है, SQRT टेक्निक यानी पहला सर्वे, S स्टैंड फॉर सर्वे, ठीक है। आप सबसे पहले क्या पता लगाओ, आप पर्पस के बारे में पता लगा लो, टाइटल, समरी, सब हेडिंग क्या देने वाले हो, ठीक है, मटेरियल क्या होना चाहिए सपोर्टिंग, नोट्स लेना चालू करो, ये सारा क्या है, सर्वे करना, ठीक है। ये नॉर्मली क्या है, कॉम्प्रहेंसिव स्किल यानी किसी टेक्स्ट को समझने की स्किल को कैसे आप बढ़ा सकते हो, वो फॉर्मूला है। पहले सर्वे करो, जो भी आप पढ़ रहे हो, ठीक है, उसका पर्पस पता लगाओ, क्यों ये पढ़ रहे हो, उसके टाइटल क्या बन सकता है, सब टाइटल्स क्या बनेंगे, नोट्स कैसे बनेंगे, ठीक है, सपोर्टिंग मटेरियल क्या आप यूज कर रहे हो साथ में समझने के लिए, उसको समझो। नेक्स्ट जो चीज आप समझोगे वो क्या है, क्वेश्चंस करना, क्वेश्चंस को फ्रेम करना। क्वेश्चंस को जब फ्रेम करोगे उसका आप खुद आंसर ढूंढोगे तो आपकी नॉलेज और अपडेट होती रहेगी। रिसाइट करना यानी क्वेश्चंस पूछना, लिखना, इंटरोस्पेक्ट करना यानी खुद से वापस क्वेश्चन पूछना, उसके जो आंसर है उसको एनालाइज करके देखना, ये सारा किस में आता है, SQR। हमने बता दिया, S मीन सर्वे, टाइटल, सब टाइटल, ये चीजें ढूंढना, Q यानी क्वेश्चन जनरेट करना, और R यानी रिसाइट करना। अब SQR3 क्यों बोला जाता है इसको, उसका रीजन है, नेक्स्ट R स्टैंड्स फॉर रिकॉल, ठीक है। रिकॉल मतलब डिस्कस करना, ठीक है, रिकॉल एंड डिस्कस कर ले भाई, जो तुमने सीखा है उसको मैंने क्या सीखा था, ठीक है, और जो सीखा वो कितना सही था, ठीक है, और कितना मेरे को याद है, ये सारा क्या होता है, रिकॉल, रिसाइट, रिकॉल, ठीक है, ये ध्यान रखना है। S यानी सर्वे, Q यानी क्वेश्चनिंग, ठीक है, आप जो R यानी रिसाइट, रिकॉल और रिव्यू, ठीक है, ये आपका हो जाता है SQR3। अब बात करते हैं यूज का करी जाती है, नॉर्मली काम आती है जब आप टेक्स्ट बुक को पढ़ते हो, ठीक है, जब आप रियल इंफॉर्मेशन को समझते हो इन द फॉर्म ऑफ एनिमेशन, वीडियोस, कंक्रीट, सब
जो कंपेयर करते हो, कॉन्ट्रैक्ट्स ड्रॉ करते हो। अब आता है समराइजिंग टेक्निकल टेक्स्ट। तो अब किसी भी टेक्निकल टेक्स्ट को क्या करना है, जब समराइज करना है तो उसके ऊपर बात आ गई है। तो नॉर्मली जो समरीज होती है वो क्या होती है, जनरल इन्फॉर्मेटिव होती है, डिस्क्रिप्टिव होती है, तो सबको पता है। While an effective summary emphasizes all of the main points in a selection, it is significantly shorter than original. समरी जो होती है वो सबसे छोटी होती है, डिस्क्रिप्टिव होती है, वही घुमा फिरा कंसेप्ट लग रहा है। छोटी सी कंसाइज होनी चाहिए, प्रिसाइज होनी चाहिए, डायरेक्ट होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए, ले दे के वही पढ़ रहे हैं। कम लाइन में होनी चाहिए, ज्यादा लाइन में नहीं होनी चाहिए। प्री रिक्विजिट क्या है कि आपको पूरी चीज के बारे में पता होना चाहिए, आपको प्रॉपर हेडिंग्स के बारे में पता होना चाहिए, आपको ये पता होनी चाहिए कौन सी चीज अननेसेसरी है उसको आप हटाना है। वाई डू रीडर रीड समरी, क्योंकि वो टाइम बचाती है उसको ओवरव्यू मिल जाता है पूरे टॉपिक का। ठीक है, डिसाइड कर सकता है कि भाई मेरे को पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, मेरे काम का है या नहीं, समरी से पता लग जाता है, ओवरव्यू मिल गया। ठीक है, जस्ट लाइक अ ट्रेलर समझ सकते हो उस टॉपिक का, जिसमें क्या हो रहा है उसको पूरा उसको पता लगे मेरे को टाइम खोटी करना चाहिए पढ़ने से, यानी मेरे को इससे क्या मिलेगा, क्या डेवलपमेंट हो रही है इसके अंदर, और ठीक है इसको पढ़ने से क्या फायदा है, ठीक है रेलिवेंस क्या है इसको पढ़ने से, ये आता है फायदा। वाई डू रीडर रीड समरी। आ जाओ नेक्स्ट। अब देखो नोट मेकिंग वर्सेस नोट टेकिंग। नोट मेकिंग मतलब क्या होता है, नोट मेकिंग यानी क्या होता है कि जो आपने क्लास में सुना, ठीक है, नोट मेकिंग यानी द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द नोट्स अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ रेफरेंस रिसोर्सेज। यानी क्या करना, इसका मतलब बेसिकली आप ये समझ सकते हो कि आपने कुछ भी नहीं किया, आपने जो रेफरेंस रिसोर्सेज है उसको यूज करके अपनी लैंग्वेज में अपने आप को जो समझ में आया उससे आपने इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर दिया नोट्स के फॉर्म में, वो नोट मेकिंग हो गया। ठीक है, ये ज़्यादा टाइम लेती है नोट टेकिंग से। ठीक है, और ये नॉर्मली बनाई जाती है बाद में क्लास के। नोट टेकिंग मतलब तो क्या होती है कि भाई आपने जैसे ही, मैंने सपोज मेरी क्लास में बैठ के मैंने नोट बनाया, ठीक है, जैसे जैसे मैम ने बोला मैंने नोट मेकिंग करके मेरे नोट्स बना लिए, जो मैम ने बोला उसको जैसे मेरे को समझ में आता है उससे मैंने नोट मेक किए, और मेरे दोस्त ने मेरे से वो नोट्स ले लिए तो उसको नोट टेकिंग हो गया। नोट टेकिंग यानी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड नोट्स को लेना। ठीक है, ये नॉर्मली कॉलेज स्कूल में बच्चे बहुत फॉलो करते हैं। नोट्स प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड इज नॉट इजीली अंडरस्टूड बाय द टेकर। ये आसानी से उसको समझ में आएगी नहीं। बात करो आगे। नोट मेकिंग यानी बनाना, नोट टेकिंग यानी नोट देना अपने दोस्त या किसी को। एडवांटेज क्या है भाई, एग्जाम में बेनिफिशियल है, आपकी नोट मेकिंग क्वालिटी को बढ़ा देगा। अगर आपको पहले से ही कुछ नोट्स दिए हुए हो तब उन सब नोट्स को यूज करके नए नोट्स बना सकते हो ना, सिंपल। वोकेबलरी को बढ़ाएगा, ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाएगा, ठीक है, इन्फॉर्मेशन को हैंडी रखेगा, रिकलेक्ट और रिकॉल आउट करने में काम आएगा, कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने में मदद करेगा, ठीक है, परमानेंट रिकॉर्ड करने में मदद करेगा, ठीक है, बल्कि डॉक्यूमेंट्स को इजीली समझने में काम करेगा। तो अपन को बेसिकली 4-5 याद रख लो। पहला, बेनिफिशियल है एग्जाम में। दूसरा भाई, नोट मेकिंग जो हम जब बाद में करेंगे उसमें बहुत मदद मिलेगा। वोकेबुलरी को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करेगा, ठीक है, इम्प्रूव्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेन पॉइंट्स, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के मेन पॉइंट समझ में आने लग जाएंगे, कंसंट्रेशन को इम्प्रूव कर देगा, परमानेंट रिकॉर्ड बनने लग जाएगा। समझ गए ना, इसके एडवांटेज है। फॉर्मूला क्या है भाई, हेडिंग लिखो, सब हेडिंग लिखो, पॉइंट्स लिखो, कॉल आउट डालो, कीवर्ड्स डालो, एक नोट मेकिंग हो गया। टेक्निक्स, पहला आता है कर्नल नोट मेकिंग। 5 R ध्यान रखने, कर्नल में 5 4 याद रखने। रिकॉर्ड, रिड्यूस, रिसाइट, रिफ्लेक्ट, रिव्यू। फॉर्मेट क्या रहेगा, आपको एक कॉलम को 2.5 इंच में तोड़ना है फॉर क्यू। ठीक है, दूसरे वाले को आपको किस में तोड़ना है, फॉर द टॉपिक 6 इंच। ठीक है, यहां पर क्या आएगी, रिसाइट, रिड्यूस, रिकॉल, आपका इसमें क्या क्या आएगा, रिकॉर्ड, रिड्यूस, रिसाइट, रिफ्लेक्ट, रिव्यू। ठीक है, उसको हम फॉर्म में लेंगे तो पहले रिसाइट करेंगे, रिसाइट करने के बाद आप क्या करोगे, उसको रिड्यूस करोगे, ठीक है, फिर उसको रिकॉल करोगे। पहले आपने रिसाइट करके बोल दिया एक बार, फिर आपने उसको क्या किया, फिर आपने उसको कम किया, रिड्यूस किया, फिर आपने क्या किया, उसको रिकॉर्ड, फिर आपने उसको रिड्यूस करा, फिर आपने उसको रिफ्लेक्ट किया, और रिफ्लेक्ट करने आपने उसको रिमार्क्स दे दिए। बेसिकली कुछ भी नहीं है यार, ये जितने भी सब टॉपिक्स है 5 R पे मिले हुए हैं, रिड्यूस, रिफ्लेक्ट, रिव्यू, इनके ऊपर सब बने हुए हैं। ठीक है, तो आपको करना कुछ नहीं है, 2 इंच के नीचे समरी लिखनी है, और 2.5 इंच जो है आपका क्यू रहेगा, और 6 इंच का टॉपिक रहेगा। ऐसे आपको नोटबुक बनानी। ये ज़्यादा अच्छी क्यू है क्योंकि देखो यार एग्जाम प्रिपरेशन में बहुत काम आती है, और एफिशिएंट वे है समराइजेशन का। नेक्स्ट आपको कर्नल के बाद चार्टिंग मेथड आता है, जिसमें हम चार्ट्स को यूज करते हैं ऑर्गेनाइज करने के लिए नोट को। कुछ भी नहीं, हम 4 चीजें लिखते हैं सिर्फ इसके अंदर। 4 चीजें कौन कौन सी है, मेथड लिख दिया, उस मेथड का एडवांटेज, डिसएडवांटेज कहाँ लगेगा। ठीक है, एडवांटेज आ गया यानी स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन में बहुत मदद मिलती है। डिसएडवांटेज क्या, डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई सब कैटेगरीज, सब कैटेगरीज को समझने में डिफिकल्टी आ जाती है।
मैपिंग मेथड क्या है नोट मेकिंग में, ये नॉर्मली काम आता है चीजों को जोड़ने में, को रिलेट करने में। ये आइडियाज को और कंसेप्ट को क्या करता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में करता है, वो मैपिंग है। ठीक है, मैपिंग एआई में भी है। ठीक है, स्टार्ट्स विद द राइटिंग मेन आइडिया, ये शुरुआत होता है मेन आइडिया लिखने से। सबसे पहले क्या मैपिंग मेथड में हम क्या कर रहे हैं, चीजों को को रिलेट कर रहे हैं, ये आइडियाज को, कंसेप्ट को, फैक्ट्स को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, और ये शुरुआत होता है मेन आइडिया से। याद देख लो कुछ इस तरीके से, ये एक मैपिंग तरीका है। ठीक है, एडवांटेज क्या है, इजीली चीजें समझ में आ जाती है, क्या मैम ने पढ़ाई है। ठीक है, नोट्स जो है वो इफेक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि भाई फैक्ट्स और थॉट को रिप्रेजेंट करना बहुत दिक्कत है। ठीक है, इसमें टाइम बहुत लगेगा। और नेक्स्ट, मैपिंग कैन बी ओवरवेलमिंग फॉर सम कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, जैसे मैथमेटिक्स वगैरह, तो उसमें मैपिंग करना बहुत माथापुरी का वाला काम हो सकता है। ठीक है, ये आपका हो गया। अब आता है नेक्स्ट मेथड, जो कि आपने पहले कर्नल देखा जिसमें 5 आवर्स थे, फिर हमने चार्टेड देखा जिसके अंदर हमने देखा कि एडवांटेज डिसएडवांटेज व्हेन टू अप्लाई लिखना पड़ता है, और उसके अंदर 2x2 दो 2x2 ये होता है। 5 आवर्स कौन से है, रिव्यू, रिसाइट, रिड्यूस, रिकॉल, रिफ्लेक्ट। ठीक है, इतना ही ध्यान रखना है, आपको ज्यादा इतना समझना नहीं है बहुत। अब आते हैं नेक्स्ट, आउटलाइन मेथड ऑफ नोट। आउटलाइन मेथड यानी कुछ भी नहीं है, हेड लिखो, बुलेट पॉइंट्स लिखो, ऑर्गेनाइज करो, जैसे मैं लिखता हूँ नॉर्मली, ये आउटलाइन में जैसे लिखे हुए हैं वैसे सिंपल। अब इसका एडवांटेज क्या है कि नीटली ऑर्गेनाइज हो जाती है चीज, रिलेशन और सब टॉपिक्स और टॉपिक्स भी पता लग जाता है। ठीक है, अब डिसएडवांटेज क्या, भी टाइम बहुत लगता है, टाइम तो वही लगेगा, अगर अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करना टाइम लगेगा। आगे आ जाओ, आ जाता है टेक्निकल राइटिंग प्रोसेस। टेक्निकल राइटिंग प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले आता है, अगर आपको टेक्निकल में कुछ भी चीज लिखना है, प्रपोजल बनाना है, मेमोरेंडम लिख रहे हो, जॉब एप्लीकेशन लिख रहे हो, तो सबसे पहले क्या आता है, कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन। अब आप पहले इन्फॉर्मेशन तो कलेक्ट करोगे, क्योंकि मैंने वो शुरुआत में बोला था कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, तब आप काम कर सकते हो। तो आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आप गैदर करोगे, क्वेश्चंस पूछ के इन्फॉर्मेशन आएगी, आप इधर उधर क्वेश्चन पूछोगे, चीजें पढ़ोगे, तब इन्फॉर्मेशन आएगी। फिर आप क्या करोगे, उसके कॉन्ट्रैक्ट्स को पढ़ोगे, जो भी लीगल डिटेल्स है उनको समझने की कोशिश करोगे, कि भाई मैं जो चीज फॉर्मेट, आप इसको आप ये समझ सकते हो फॉर्मेट। फिर आप लिखोगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई मेरे जो रिस्क एनालिसिस है वो सही है या नहीं। फिर कि ये जो मैं लिख रहा हूँ ये किस ऑडियंस को टारगेट कर रहा है, क्या वो ऑडियंस सही है या नहीं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन आस्क करोगे, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट को समझोगे, स्पेसिफिकेशन को समझोगे, रिस्क एनालिसिस को एक्सेस करना समझोगे। ठीक है, टारगेट ग्रुप ऑफ यूजर्स को एनालाइज कर पाओगे, तो आपका कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन टास्क पूरा हो जाएगा। फिर आपने क्या, राइटिंग लीनियर स्ट्रक्चर। अब आपने जो फॉर्मेट, आपने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है कि भाई ये खराब से खराब क्या हो सकता है, किस ग्रुप को टारगेट कर रहा है, रिस्क एनालिसिस हो गई, कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, आप क्वेश्चंस पूछ लिए, ये सब आपने क्यों किए, इन्फॉर्मेशन को उठाने के लिए। एक बार इन्फॉर्मेशन आ गई तो आप क्या करोगे, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में उस इन्फॉर्मेशन को लिखोगे। तो आपने क्या किया, प्रॉपर स्ट्रक्चर में उस इन्फॉर्मेशन को लिख दिया, जिसको हम बोलते हैं ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग क्या है, एक टास्क ओरिएंटेड अप्रोच है, जिसमें क्या करते हैं, एक रीडर है, ठीक है, वो क्या करता है, एक टास्क को पूरा करने की कोशिश करता है। सिंपल हो गया भाई। पहले में हमने क्या देखा कि इन्फॉर्मेशन ले ली, इन्फॉर्मेशन के बाद हमने उसको एक स्ट्रक्चर में डाल दिया, फॉर्मेट वगैरह का यूज करके। फिर हमने क्या किया, ड्राफ्टिंग के ऊपर गए, जिसमें हमने उसको ड्राफ्ट किया, टास्क को अकम्प्लिश कर ले उसके हिसाब से। फिर हमने क्या किया, जब एक बार ड्राफ्ट हुई तो हमने उसको सबमिट कर दिया रिव्यू के लिए। रिव्यू वाले दिक्कत बताएंगे कि ये दिक्कत है, उसको दिक्कत को सॉल्व करके हमने उसको सीधा रिलीज कर दिया। शुरुआत कहाँ से, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया, इन्फॉर्मेशन के बाद हमने स्ट्रक्चर में डाला, फिर उसकी ड्राफ्टिंग की, उसको सबमिट किया रिव्यू के लिए, और कोई दिक्कत हुई तो वापस भेजेंगे कि भाई यहाँ दिक्कत है, तो उसको रिलीज करने से पहले वापस हम उसको सॉल्व कर देंगे, फिर रिलीज करेंगे। ऐसे फॉर्म्स ऑफ टेक्निकल डिस्कोर्स क्या है, सबसे पहले रियोट का मतलब क्या होता है, इट इज द आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द थॉट एंड द कंडक्ट ऑफ ऑडियंस। ठीक है, एक ऐसी तरीका है जिससे आप क्या कर सकते हो, थॉट को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, किसके, ऑडियंस के। ठीक है, इट ऑल्सो रेफर टू स्पेशलाइज्ड लिटरेरी यूजेस ऑफ लैंग्वेज एबिलिटी टू इफेक्टिवली यूज इन कम्युनिकेशन। यानी हम ये कह सकते हो एक ऐसा तरीका है जिससे आप कोई भी लैंग्वेज को, या एबिलिटी किसी भी लैंग्वेज को इफेक्टिवली किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस में यूज करना। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है भाई, सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव हो गया, साइंटिफिक डाटा, प्रिसाइज लैंग्वेज। ठीक है, इन चीजों का अगर आप यूज करोगे तो आपकी और भी वो कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो जाएगी। ठीक है, टाइप्स ऑफ डिस्कोर्स में पहला आता है डिस्क्रिप्शन। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में क्या आता है, डिस्क्रिप्शन में भाई आप उस कंसेप्ट को क्या कर रहे हो, एक्सप्लेन कर रहे हो, डिस्क्राइब कर रहे हो, खत्म किया, इतना ही है, ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी। नरेशन में आपने क्या किया, नरेशन के अंदर द मेन इज टू एक्सप्लेन सम कंसेप्ट। अब नरेशन में आप कुछ कंसेप्ट को आपने समझा दिया, ठीक है, एक गिवन टाइम सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, ये ध्यान रखना। डिस्क्रिप्शन में हमने क्या बोला कि भाई उस टॉपिक की डिटेल में आप इन्फॉर्मेशन निकाल लो। नरेशन में हमने क्या बोला, नरेशन में हमारा मेन पर्पस क्या है कि
एक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, हम एक टाइम सीक्वेंस के अकॉर्डिंग एक कंसेप्ट को क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज कर देंगे। समझ गए, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो चीज आती है वो क्या आती है, नेक्स्ट जो चीज आपकी आती है वो एक्सपोजिशन। द मेन पर्पज ऑफ डिफाइन, इन्फॉर्म, टीच और एक्सप्लेन सम कंसेप्ट। किसी चीज एक्सप्लेन करना है किसी कंसेप्ट को, एक्सपोजिशन है। पहला डिस्क्रिप्शन, नॉलेज पूरी ले लेना। नरेशन यानी कुछ पर्टिकुलर पार्ट को टाइम सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अरेंज करना। एक्सपोजिशन यानी किसी चीज को सिखाना, टीच करना, एक्सप्लेन करना कंसेप्ट को। परसुएशन यानी क्या करना, इन्फ्लुएंस करना रीडर टू एक्सेप्ट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू, वो होता है परसुएशन। कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो एक्सेप्ट कर जाए। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो एक्सेप्ट कर जाए। आर्ग्यूमेंटेशन क्या होता है, आर्ग्यूमेंटेशन नॉर्मली काम आता है कन्विंस करने के लिए। कन्विंस, इन्फ्लुएंस रीडर टू एक्सेप्ट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। और वहां पर भी हमने यही लिखा, परसुएशन में भी यही हो रहा है, आर्ग्यूमेंटेशन में भी हो रहा है, तो दिक्कत की बात तो है ही नहीं। अब हम बात करते हैं 7 ऐसी मिस्टेक जो लोग करते हैं टेक्निकल राइटिंग। लैक ऑफ पैरेलल स्ट्रक्चर, ठीक है। दो सेंटेंस का मीनिंग सेम है, ठीक है, लेकिन उसको साथ जो पैरेलल नहीं है, अलग अलग नहीं है, दो या दो से ज्यादा सेंटेंस के बाद जो एक ही तरह है, वो लैक ऑफ, वो दिक्कत है, वो ज्यादा बढ़ा रहा है सेंटेंस को, टाइम पास कर रहा है। कंपाउंडिंग वर्ड्स यानी वो वर्ड्स जिसको आपने जोड़ के नया वर्ड बनाया है, ठीक है, जिसका एकदम ही अलग कोई मीनिंग बन गया, आप कुछ और सोच रहे हो, उसका मीनिंग कुछ और ही बन गया, तो वो भी बेकार लगता है। सेंटेंस स्प्रॉल यानी एक सेंटेंस कैन बिकम बर्डन टू रीड हाउ मेनी टू इक्वली वेट फ्रेजेस। इसका मतलब देखो, ज्यादा इसको कॉम्प्लेक्स मत लो। इसका मतलब यानी वो सेंटेंसेस जो पढ़ने में भारी लगते हैं, वो सेंटेंस स्प्रॉल होते हैं। तो ये 7 मिस्टेक हमें बता रहे हैं। ये मिस्टेक अपन क्या करते हैं, पहले तो लैक ऑफ पैरेलल स्ट्रक्चर, अगर हम पैरेलल स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करेंगे तो ये दिक्कत होगी। कंपाउंड वर्ड्स, अगर अपन भाई कोई कंपाउंड वर्ड बना भी रहे हैं तो वो कम से कम लॉजिकल बनना चाहिए। सेंटेंस स्क्रॉल यानी आप बर्डन नहीं होना चाहिए इस चीज को पढ़ने के लिए। मैसिंग अप द यूनिट्स यानी क्या होता है भाई, आप जब यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट लिख रहे हो उसको ढंग से लिखो आपकी रिपोर्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इट्स वाली दिक्कत, ठीक है। फिर आता है भाई डैगलिंग मॉडिफायर जो दिक्कत है वो, ठीक है, इसको मैं थोड़ा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा, ठीक है, उसका एक रीजन है क्यों नहीं कर रहा, कि आप और ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन फिर मैं चलो बता ही देता हूँ। देखो इट के साथ ये दिक्कत आती है कि भाई नॉर्मली इट अलग चीज होती है, इट्स अलग चीज होती है, समझ रहे हो, ये जो दिक्कत है इसको सॉल्व करने के लिए। दूसरा मिसप्लेस और डैगलिंग मॉडिफायर यानी इसको आप ऐसे समझ सकते हो, इट इज जस्ट अ वर्ड, phrase or a clause that is improperly separated from the word it modifies or describes। यानी इसको, जैसे हम नॉर्मली अभी वर्ड कंपाउंडिंग में तो हम वर्ड्स को जोड़ रहे थे, इसमें क्या हुआ है, उस वर्ड को तोड़ लिया है, समझ गए, ये चीज आप ध्यान रखो, उसमें आपने क्या कर लिया, उस शब्द को तोड़ दिया है। अब आता है फॉर्मल लेटर, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मल लेटर में क्या होता है, फॉर्मल लेटर के अंदर कोई भी लेटर आप प्रोफेशनल लैंग्वेज में लिखोगे इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, फॉर्मल पर्पस के लिए, वो लेटर फॉर्मल माना जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट पे आ जाओ एकदम आराम से। नेक्स्ट पे हम क्या बात करेंगे, नेक्स्ट पे हमने बोला कि भाई इसमें रेकमेंडेशन लेटर हो गया, कंप्लेन लेटर हो गया, कवर लेटर हो गया, इंक्वायरी लेटर हो गया। रूल्स क्या क्या है, पहला रूल है स्पेसिफाइड फॉर्मेट में होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। अननेसेसरी शब्द नहीं होने चाहिए, टू द पॉइंट बात होनी चाहिए, रेलिवेंट और ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, एकदम ऐसे नहीं छोटा मैंने लिख दिया, ठीक है, पोलाइट होना चाहिए, और एनी मिस्टेक और ग्रामेटिकल तरीके मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। स्पेसिफाइड फॉर्मेट में अननेसेसरी वर्ड नहीं होने चाहिए, वही प्रिसाइज होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, ठीक है, कॉम्प्लेक्स होना चाहिए थोड़ा सा दिखने में, पोलाइट होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स होना चाहिए दिखने में, तो करे क्या है, तो चीज़ यही, ठीक है, पोलाइट होना चाहिए, ठीक है, कंप्लेन लेटर भी हो तो भी, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब आता है तो फॉर्मल और इनफॉर्मल डिफरेंस क्या, सबसे पहला ये फॉर्मल लैंग्वेज में होता है, फ्रेंडली लैंग्वेज में होता है, ये पर्सनल कम्युनिकेशन प्रोफेशनल के लिए होता है, पर्सनल के लिए होता है, ये प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में होता है, इसका कोई प्रिस्क्राइब फॉर्मेट नहीं होता, ये पैसिव वॉइस में होता है फॉर्मल लेटर, ये एक्टिव वॉइस में होता है, इसमें सेंटेंस लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें शॉर्ट और सिंपल होता है, ठीक है, इसमें कॉन्ट्राडिक्शंस जो होती है, कॉन्ट्रैक्शंस जो होती है वो अवॉइड होती है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन यूज होती है, ये बेसिक डिफरेंस है। आगे आ जाओ, फॉर्मेट क्या है फॉर्मल का, कि भाई सबसे पहले रिसीवर एड्रेस लिखेंगे, फिर डेट लिखेंगे, फिर सैल्यूटेशन लिखेंगे, फिर उसका एंडिंग लिखेंगे, फिर फेथफुल वगैरह, इसके बीच में बॉडी तो हमने लिखी नहीं, बॉडी लिखेंगे इसके बाद, ऐसे ये काम चलेगा। तो इसमें आता है जॉब एप्लीकेशन और लेटर, ठीक है, जॉब एप्लीकेशन और लेटर कुछ इस तरीके से दिखेगी। हमने क्या बोला, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिख दिया, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर हमने कोई सैल्यूटेशन टाइप लगा दिया विद रिगार्ड्स वगैरह, सब्जेक्ट, डेट, डेट पहले फिर सब्जेक्ट, उसके बाद सैल्यूटेशन, उसकी पोस्ट,
और उसका एड्रेस, जो कि किसका है, रिसीवर। विथ रिगार्ड्स बॉडी सिंसियरली, ये तो आपको पता है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करिए। सम एडिटिंग स्ट्रेटजीज टू अचीव टेक्निकल कम्युनिकेशन, टेक्निकल स्टाइल, कुछ ऐसे तरीके जिससे आप एक ऐसी एडिटिंग तरीके, एडिटिंग एक टेक्निकल टेक्स्ट को एडिट करना, ठीक है, जिससे आप एक अच्छे एडिटर बन सकते हो। पहला, आपको इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए, या कोई भी लैंग्वेज जिसमें आपको उसको वेरीफाई करना है, वो लैंग्वेज आपको मास्टर होनी चाहिए। नो द पर्पज ऑफ योर वर्क यू आर एडिटिंग, आपको ये चीज गोल पता होना चाहिए, ठीक है। कोई भी टेक्निकल एडिटर है, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, क्या मिस्टेक निकाल रहा हूँ, आपको गोल पता होना चाहिए। अब हो सकता है कि जो आप जिसको आप एडिट कर रहे हो वो किसी और स्टाइल में लिखा हुआ हो, तो वो जो किसी और स्टाइल में लिखा हुआ है, ठीक है, वो आपको क्या होना चाहिए, समझ में आया हुआ होना चाहिए। क्लियर है? तो क्या चीज़ है, वापस मैं पढ़ के बता रहा हूँ, डेवलप अ मास्टरी ऑफ अ सिंगल ऑफ एन इंग्लिश लैंग्वेज, यानी वो जो भी लैंग्वेज है जिसमें आपने उस टेक्निकल टेक्स्ट को लिखा है उसके अंदर मास्टरी होनी चाहिए। फिर आपको उसका पर्पस पता होना चाहिए कि भाई आप उसको एडिट करते समय कि आपको क्या मकसद है, और जो नेसेसरी स्टाइल है उसके हिसाब से आपको ढलना पड़ेगा, जिस फॉर्मेट में वो चीज़ लिखी हुई है उस फॉर्मेट के अंदर आपको चेक करना पड़ेगा। फिर आता है हैव कॉन्फिडेंस टू स्पॉट एंड फिक्स एरर, अब आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई यार अब मैं समझ गया फॉर्मेट को, भी अब मैं एरर निकालूंगा। आराम से काम करो, रश में काम करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। एक दो बार उसको पढ़ो, ढंग से समझो, बार बार उसको पढ़ो, करेक्शंस निकालने की कोशिश करो। एट द एंड आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक स्पेल चेक में भी डाल सकते हो, लाइक ग्रामरली हो गया, वो हो गया, जिसके अंदर छोटी स्पेलिंग मिस्टेक हो तो पकड़ में आ जाती है। पहली जो चीज़ है वो है मिनट्स ऑफ मीटिंग, सबसे इंपॉर्टेंट। मिनट्स ऑफ मीटिंग यानी एक कोई मीटिंग चल रही है, उसको अगर आप मिनट फॉर्म में लिख दो, यानी उस बेसिकली मिनट्स ऑफ मीटिंग क्या होता है कि एक रिकॉर्डेड फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट होता है। अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो आपके कुछ सेक्रेटरीज होते हैं, आपके जो मैनेजर्स होते हैं, वो मीटिंग के समय जो नोट करते हैं ना, उसको हम बोलते हैं मिनट्स ऑफ मीटिंग, जिसके अंदर उस मीटिंग का पूरा समरी लिखा हुआ होता है कि उसकी क्या क्या एक्शंस लेने हैं, इस मीटिंग के कंक्लूजन्स क्या है, इस मीटिंग के कंक्लूजन कर जो हमारे सोल्यूशंस निकले उसको करने की डेडलाइन कितने टाइम तक की है, कौन उसको करने वाला है, कब तक उसको करेगा, ये मीटिंग मिनट्स होते हैं। Recorded documentation that is used to inform attendees that what is discussed or what had happened during the meeting, उस मीटिंग के अकॉर्डिंग हुआ क्या था, ठीक है, ये सब बताने के लिए हम एक डॉक्यूमेंट लिखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, उसको लिखता कैसे वो दिखा रहा हूँ। सबसे पहले डेट, टाइम, लोकेशन, ठीक है, टीम मीटिंग, या मीटिंग का नॉर्मली टॉपिक आएगा, मीटिंग कॉल्ड बाय, फैसिलिटेटर कौन था, अटेंडीज कौन थे, ये सारा आ गया। टाइप कैसी थी मीटिंग का, एजेंडा क्या था, और नोट टेकर कौन था, किसने ये चीज लिखी है, तुम्हारा नाम जो लिख रहा है। मिनट्स क्या है, एजेंडा, प्रेजेंट ये कर रहा है, डिस्कशन, कंक्लूजन, एक्शन आइटम्स, पर्सन रेस्पॉन्सिबिलिटी, डेडलाइंस, ये इसका एक फॉर्मेट है। सबसे पहले हमने क्या लिखा भाई, सबसे पहले हमने लिखा मीटिंग का नाम, कि भाई मीटिंग का नाम क्या है, टीम मीटिंग है, चलो ठीक है। फिर हमने डेट, टाइम, लोकेशन लिख दी। फिर ये मीटिंग बुलाई किसने है, साथ कौन दे रहा है, को होस्ट मतलब फैसिलिटेटर यानी को होस्ट कौन है, मीटिंग किस तरीके की मीटिंग है, किस डोमेन की, किस तरीके की, क्यों मीटिंग करी है, ठीक है, ऑनलाइन है, ऑफलाइन मीटिंग है, क्या है मतलब, क्लियर है। अटेंडीज कौन कौन होने वाले हैं, ये सारी चीजें आ गई। प्लीज रीड, प्लीज ब्रिंग, इसका मतलब क्या होता है, कौन इसको रीड करने वाला है, कौन लेके आया, क्या क्या आइटम्स लेके आए हैं, अपन लोग ये सब चीजें यहाँ लिखनी है। अब ये तो चलो, इसको आप ये ज्यादा फोकस करो। सबसे पहले मीटिंग का नाम लिख दो, डेट, टाइम, लोकेशन लिख दो, मीटिंग किसने बुलाई है, फैसिलिटेटर कौन है, टाइम कीपर कौन है, कौन टाइम नोट कर रहा है हर चीज का, ठीक है, टाइप ऑफ मीटिंग क्या है, नोट टेकर कौन है, ये चीज ध्यान रखो, अटेंडीज कौन है, बस। अब मिनट्स में आप क्या लिखोगे, उस मीटिंग का एजेंडा लिखोगे, किसने प्रेजेंट किया है, डिस्कशन किस टॉपिक पे यानी सब्जेक्ट क्या है, कंक्लूजन यानी उस मीटिंग का कंक्लूजन क्या निकला है, और उस कंक्लूजन के आधार पर हमें एक्शंस क्या क्या लेने होंगे, कौन उस एक्शन को लेगा, उसकी डेडलाइन क्या होगी, बस ऐसे ही करके आपको मिनट्स डिजाइन करना है, जो कि इजी टास्क है, ठीक है। आगे आ जाओ, फॉर्मेट ऑफ मीटिंग आ चुके हैं। फॉर्मेट ऑफ मीटिंग, अब मीटिंग का फॉर्मेट कैसा होता है, नेम ऑफ द कंपनी हो गया, क्लियर है, या एक्चुअली मिनट लिखना था, मैंने गलती से मीटिंग लिख दिया, सॉरी फॉर इट्स माय बैड। तो नेम ऑफ द कंपनी हो गया, डेट हो, सबसे पहले आ गया नेम ऑफ द कंपनी, फिर डेट हो गया, फिर टॉपिक हो गया, ठीक है। टॉपिक के बाद अटेंडीज हो गए, किस किसने किया, एब्सेंटीज हो गए, एजेंडा क्या है, इश्यूज क्या हुए, सजेशन, डिसीजन, टास्क है, फ्यूचर मीटिंग है, नेक्स्ट मीटिंग कब है, वो वही चीज़ है जो हमने यहाँ लिखी, ठीक है, वही चीज़ है। एजेंडा कौन था, प्रेजेंटर कौन था, डिस्कशन किसके रिगार्डिंग हुआ है, कंक्लूजन क्या है, एक्शनेबल आइटम्स क्या है, समझ में आ गई बात, ये है।
ईमेल, ईमेल को बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल, जो कि नॉर्मली क्या काम आता है? मैसेजेस को अक्रॉस द कंप्यूटर्स, अक्रॉस द इंटरनेट एक्सचेंज करने के लिए काम आता है, डिजिटल, जो वो ईमेल होता है। तो इट्स द क्विकेस्ट वे टू कम्युनिकेट, बेसिकली वी नो दिस थिंग, एंड इट कंटेन्स टू मेजर थिंग्स। पहला हेडर वगैरह होता है जिसमें सेंडर रिसीवर आता है, और सेकंड जो होता है उसकी बॉडी होती है, इसके अंदर जो मैसेज होता है, चाहे वो फॉर्मल हो गया या इनफॉर्मल हो गया। तो ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल, जो कि नॉर्मली मैसेज भेजने में काम आती है अक्रॉस द इंटरनेट टू कंप्यूटर नेटवर्क। इट इज द क्विकेस्ट वे टू कम्युनिकेट इन राइटिंग, सबसे फास्टेस्ट वे है कम्युनिकेट करने का। और दो मेजर इसके सेक्शन होते हैं, पहला तो रिसीवर वगैरह लिखने वाला सेशन होता है, सेंडर रिसीवर डेट टाइम, और नेक्स्ट जो होता है वो बॉडी का होता है। टिप्स ऑन कंपनी भाई कि भाई मेल कैसी लिखनी चाहिए, कुछ टिप्स हमें देना चाह रहे हैं। पहला, सब्जेक्ट ब्रीफ होना चाहिए भाई। ब्रीफ यानी अर्जेंट चीजें नहीं, छोटा होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए, वही कंसाइज प्रिसाइज, वही बात है। सैल्यूटेशन, डियर सर वगैरह लिखो। ओपनिंग स्टेटमेंट बहुत प्यारी होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए, जिससे पढ़ने वाला मोहित हो जाए एक बार में, ठीक है। रिप्लाई करो तो आराम से कि आई रिसीव योर मैसेज हो गया, थैंकिंग यू फॉर योर मैसेज, अगर आप रिप्लाइंग मेल लिख रहे हो, ठीक है। मेल दो तरह की होती है, एक तो एक तो आप रिप्लाई करते हो किसी को, या आप क्या करते हो, रिसीव करते हो नॉर्मली सामने वाले से। क्लैरिटी और टोन क्या है? क्लैरिटी और टोन यानी जो आप लिख रहे हो, ठीक है, व्हेन यू एक्सेप्ट अ रिप्लाई, व्हेन यू वांट टू हेल्प, यानी आपको कुछ इस तरीके से लिखना है कि आप है ना कितने टाइम, व्हेन यू एक्सपेक्ट अ रिप्लाई, जो नेक्स्ट रिप्लाई मैं देने वाला हूँ आप कितने टाइम से वो एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है, ऐसी चीज आएगी। टोन क्लियर होनी चाहिए, टोन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना। पैराग्राफ हम बात करते हैं, तो पैराग्राफ बेसिकली क्या है कि सारे आइडियाज को आपको प्लेस करना है सेपरेट पैराग्राफ्स के अंदर। जैसे अगर आप जो मेल लिख रहे हो, तो अगर मैं दो एजेंडा पे बात कर रहा हूँ, लाइक मेरे को रजिस्ट्रार सर से अगर दो एजेंडा पे बात करनी है, तो एक एजेंडा के लिए मैं एक पैराग्राफ दूंगा बॉडी में, और एक एजेंडा के लिए मैं दूसरा पैराग्राफ दूंगा, जो सेकंड एजेंडा होगा मेरा। ऐसे आपको करना है। तो हर टॉपिक और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, बेसिकली चेंज करते रहना है पैराग्राफ को। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज हो गया जिसमें रिगार्ड और लव आ गया, ठीक है। और सीसीबीसी मतलब, तो सीसी यानी क्या होता है कि किन किन को आप मेल भेजना चाहते हो, और बीसीसी मतलब होता है ब्लैक कार्बन कॉपी, यानी अगर इसमें जिसका आप नाम लिखोगे उसके पास मेल चली जाएगी, लेकिन सीसी वाला बंदा ये पता नहीं लगा पाएगा कि आपने बीसीसी के अंदर किसको मेल भेजी है। समझ में आ गया? ये लॉजिक है। बीसीसी के अंदर जिसका भी नाम आएगा ना, उसके पास भी मेल जाएगी, बट सीसी वालों को पता नहीं लगेगा कि तूने किसको बीसीसी में रखा है। यानी आप जब हिडनली या सीक्रेटली मेल भेजना हो तो बीसीसी का यूज करते हो। डूज क्या है ऑफ राइटिंग एन ईमेल? डूज है, यूज एन इन्फॉर्मेटिव सब्जेक्ट लाइन, सब्जेक्ट आपका अच्छा लिखा हुआ होना चाहिए, सब्जेक्ट लाइन बहुत बड़ा इंपैक्ट करती है, मैं लिटरली बोल रहा हूँ, ठीक है। राइट मोस्ट इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फर्स्ट, यूज नंबर एंड बुलेट्स इन ऑर्डर टू मेक योर मैसेज क्लियर, यूज सिंपल ग्रामर, वही चीज है, प्रिसाइज, कंसाइज, बुलेट, डायरेक्ट, ठीक है। लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तुम्हें प्रॉपर शॉर्ट है, सेपरेट पैराग्राफ में लिखना चाहिए, शॉर्ट सेंटेंस लिखने चाहिए, ये तो हमें पता है, अब तो हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। आता है डोंट्स ऑफ राइटिंग ईमेल, कि आपको क्या गलती नहीं करनी है। तो जो नॉर्मली लोग गलती करते हैं वो क्या करते हैं कि आप इररिलेवेंट चीजें लिखने लग जाते हैं, अपनी खुद की पर्सनल डिटेल्स देने लग जाते हैं, ठीक है। कई मर्जी आजा कैपिटल वर्ड्स लिख देते हैं, हर जगह पे अलग अलग फॉन्ट यूज कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन मार्क्स यूज कर रहे हैं, बिल्कुल गंदी ग्रामर यूज कर रहे हैं, एब्रीविएशन का कोई सेंस ही नहीं है। तो ये डोंट्स, ऐसे आपको नहीं करना है, नहीं तो आपकी ईमेल की क्वालिटी बहुत ज़्यादा गिर जाएगी और दिक्कत कर सकती है। जैसे एक यहाँ सैंपल मैंने बना के रखा है, टू आपको भेजना है किसको, एससीसी आ गया, यहाँ पर नीचे बीसीसी आता है अगर मैं बीसीसी में हो तो, फिर फ्रॉम, सब्जेक्ट, और फिर सैल्यूटेशन, फिर आपका स्टार्ट हो जाता है पूरा, और एट द एंड आपका एंड रिगार्ड्स, ठीक है। तो ऐसे आपका होगा। एबीसीज ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं। एबीसीज के अंदर आपके तीन चीज़ें आती है, एक्यूरेसी, ब्रीविटी, क्लैरिटी। कितना एक्यूरेट कन्वर्सेशन है, कितना ब्रीविड है, और कितना क्लैरिटी से आपने कम्युनिकेशन किया, और कितना एक्यूरेट कम्युनिकेशन किया, वो एबीसीज ऑफ कम्युनिकेशन है। क्लियर है? तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब बात करते हैं मेमो। तो मेमो एक ऑफिशियल शॉर्ट नोट है जो कि एक बंदा दूसरे बंदे को लिखता है उसी सेम कंपनी के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये ध्यान रखना है, वो मेमो होता है। यानी एक बंदा अपनी कंपनी के अंदर अपनी किसी कंपनी के अपने किसी कलीग को लिख रहा है, यानी एक ही कंपनी के अंदर जब एक बंदा किसी को लेटर छोटा लिखता है, लेटर क्या ऑफिशियल नोट लिखता है, ठीक है, उसका मेमो बोलते हैं। मेमो यानी एक ही कंपनी में एक बंदा किसी और को ऑफिशियली कोई नोट लिखता है, वो मेमो कहलाता है। मेमो कुछ इस तरीके से दिखता है, मेमोरेंडम। पहला मेमो लिखते हो, मेमोरेंडम लिखोगे, फिर उसकी डेट लिखोगे, फिर किसको भेजना है, ठीक है, फ्रॉम आ गया, ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। क्लियर है? सब्जेक्ट आ गया, ये सब चीज़ें आपकी मेमोरेंडम में आएगी।
अब आता है टेक्निकल प्रपोजल। टेक्निकल प्रपोजल में हम क्या देंगे, टेक्निकल प्रपोजल क्या आता है, इट इज द डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स एन इंट्रोडक्शन टू द प्रोडक्ट। अब अपन एंड पे पहुंच चुके हैं फाइनली, बस अब ज़्यादा नहीं बाकी रहा है, थोड़ा ज़्यादा बड़ा खींच लिया गया है, लेकिन अब कोर्स कंप्लीट होने वाला है, केवल 2 टॉपिक रहे। टेक्निकल प्रपोजल क्या होता है, टेक्निकल प्रपोजल यानी यार देखो नॉर्मली इसके कॉम्पिटिशन होते हैं ना, लाइक हैकेथॉन्स हो गए या वो हो गए, तो उसके अंदर आप क्या करते हो, अपने बिजनेस आइडिया प्रोजेक्ट को क्या करते हो, प्रपोजल के तौर पे प्रेजेंट करते हो। अगर वो प्रपोजल सेलेक्ट हो जाता है तो आपको फंडिंग्स भी मिलती है, आप कॉम्पिटिशन्स भी जीतते हो, आगे जाके आपको अपने आइडिया को और बड़ा करने में मदद मिलती है। यानी आपके प्रोडक्ट के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन, कोई प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह होना कि ये कैसे बनेगा, क्या इसके कॉन्सिक्वेंस है, क्या कॉस्ट रहेगी, मार्केट रिसर्च करना, ये सारे प्रपोजल होते हैं। प्रपोज करना यानी किसी को एक आइडिया देना, बेसिक आइडिया को प्रपोज करना। 2 तरह के टेक्निकल प्रपोजल होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल यानी अपनी सेम कंपनी के अंदर ही आपने प्रपोजल दे दिया किसी को, एक्सटर्नल यानी कंपनी के बाहर दिया, तो वो एक्सटर्नल होता है। स्टेप्स क्या है भाई, सबसे पहले प्रॉब्लम लिखो प्रपोजल के अंदर, सोल्यूशन लिखो उस प्रॉब्लम का, ठीक है। फिर आप डिलीवरेबल्स क्या, उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन करने के बाद आपको क्या क्या मिलने वाला है। फिर योर प्लान एंड अप्रोच, कैसे आप उसको सॉल्व करने वाले हो, ठीक है। शेड्यूल और बजटिंग टाइट ऑल टुगेदर, सबको एक साथ करो और अपने प्रपोजल को टाइम टू टाइम अपडेट करते रहो। यानी सबसे पहले क्या करना है आपको, प्रॉब्लम को डिफाइन करना है। प्रॉब्लम को डिफाइन करने के बाद जो सोल्यूशन है उसको प्रेजेंट करना है, फिर उससे क्या फायदे होते हैं, फिर उसकी अप्रोच आप क्या यूज करोगे उसको करने के लिए, आउटलाइंस क्या यूज करोगे, शेड्यूलिंग क्या करोगे, बजटिंग क्या करोगे, ठीक है। ये सारी चीजें आती है। तो डिफाइन करो प्रॉब्लम को, अभी क्या सोल्यूशन है पता लगाओ, ठीक है। आपके उससे आपको क्या मिल रहा है उसके बारे में पता लगाओ, प्लान और अप्रोच को स्टेट करो, आउटलाइन करो बजट को और इनको, और एट द एंड आप उसको प्रूफ रीड कर लो प्रपोजल को एक बार कि मैंने सही लिखा है गलत लिखा, तो गलती हो जाती है। परफॉर्मा क्या होता है फॉर टेक्निकल प्रोजेक्ट प्रपोजल, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले प्रिपेयर प्रोजेक्ट प्रपोजल इंट्रोडक्शन वेल, जो आपका प्रपोजल इंट्रोडक्शन है उसको एकदम शानदार तैयार करो, मजेदार तैयार करो, ठीक है। तो ये होता है पहला। फिर आता है बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ऑन द इशू, कि कोई भी इशू हुआ है या कोई भी आपकी प्रॉब्लम है उसके रिगार्डिंग एक बैकग्राउंड स्टोरी या कुछ ऐसा बताओ जिससे हमें, जिससे यूजर को या ये कह सकता हूँ कि जिसको भी आप प्रपोज कर रहे हो उसको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए उस प्रॉब्लम के बैकग्राउंड की। फिर उसको अगर मैं सॉल्व कर दूंगा, प्रोजेक्ट के बेनिफिट्स क्या है, फिजिबिलिटी क्या है, अगर उसको सॉल्व कर दूंगा तो क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, ठीक है। और उस प्रोजेक्ट के रिजल्ट्स क्या क्या है, कि भाई मतलब अगर मैं प्रोजेक्ट करता हूँ तो इस प्रोजेक्ट को करने के मेरे ये बेनिफिट्स है, और उसको एक्चुअली में करने के बाद क्या रिजल्ट्स आए, वो स्टेप्स आप जब आप ले चुके उसके बाद क्या है वो आप यहाँ लिखोगे। फिर शेड्यूल, आपने टाइम टेबल बना दिया कि इस दिन इतना काम करना है, इस दिन इतना काम करना है। फिर आपने उस कॉस्ट को रिड्यूस किया। मैं एक प्रोडक्ट को लेके चलता हूँ, ठीक है। पहले आपको क्या करना है, उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जो आप प्रोडक्ट बनाना चाहते हो उसकी पूरी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ले लो। फिर उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या बेनिफिट्स होंगे, उस प्रोडक्ट के बेनिफिट्स क्या होंगे, वो आपने यहाँ लिख दिए। फिर आपने क्या लिख दिया, फिर आपने लिख दिया कि एक्चुअली के अंदर जब आप प्रोडक्ट बना चुके हो तो उसके रिजल्ट्स क्या है। फिर आप शेड्यूल करोगे कि मेरे इस दिन इतना काम करना है, इस दिन इतना काम करना है, वो आ गया। फिर उस रिसोर्सेज और कॉस्ट को आप मैनेज करोगे, और एट द एंड कंक्लूजन क्या होगा। तो ये सारी चीजें आपको उस प्रपोजल में लिखनी है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन एकदम शानदार देना है कि प्रोडक्ट क्या है क्या नहीं है, टीम इंट्रोडक्शन दे दो। फिर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दो कि वो जो प्रोडक्ट है वो किसके पीछे बेस्ड है, फिर उसके बेनिफिट्स क्या क्या होंगे, उसके रिजल्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, वो सब आप लिखो। शेड्यूलिंग करो प्रॉपर, और कॉस्ट को कम करो, कंक्लूजन ड्रॉ करो। रेज्यूमे आता है, अब ये इंपॉर्टेंट है रेज्यूमे। तो रेज्यूमे होता क्या है, ठीक है। तो रेज्यूमे एक ऐसा फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, जो एक जॉब एप्लीकेंट है, जो भी बंदा जॉब करने वाला होता है वो बनाता है। क्यों बनाता है, टू क्रिएट और टू इटमाइज देयर क्वालिफिकेशन फॉर अ पोजीशन, यानी एक पर्टिकुलर जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई करने के लिए जो जॉब एप्लीकेंट यानी जो बंदा जो जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, जो एक लेटर या डॉक्यूमेंट बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेज्यूमे, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट क्रिएटेड एंड यूज्ड बाय अ पर्सन टू प्रेजेंट देयर बैकग्राउंड स्किल्स एंड अकॉम्प्लिशमेंट इज नोन एज अ रेज्यूमे। डूज क्या, इफेक्टिव रेज्यूमे किसको बोला जाता है, क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, ये तो हर जगह चल रहा है, ठीक है। प्रूफ रीड कर लो एक बार, उसको ढंग से एक बार प्रूफ रीड करना आना चाहिए, और उसको लिमिट कर दो रेज्यूमे को 2 पेजेस तक या 1 पेजेस तक। जिस कंपनी के अंदर आप देखो, एक चीज ध्यान रखना, सबसे पहले रेज्यूमे हमेशा क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, प्रूफ रीड हमेशा करो। और रेज्यूमे नॉर्मली 1 पेज या 2 पेज का ही होता है, ठीक है। उसके बाद जिस कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग उस रेज्यूमे को टेलर करो,
ठीक है, और हाईलाइट करो कि आपने क्या अकम्प्लिश किया है। उसके बाद ऑनेस्ट रहो, गलत चीज नहीं लिखना कि मैंने ये सर्टिफिकेट किया वो किए हैं, जो आपने एक्चुअल में किया वो लिख दो, क्योंकि अगर आप पकड़े गए तो आपको एक डिफॉल्टर लिस्ट में डाल दिया जाएगा। ठीक है, क्वांटिफाई करो अपने अचीवमेंट को, यानी जैसे अचीवमेंट यानी जैसे मैं एक जैसे अगर मैं ये बोलता हूँ कि मैं डिबेट कंपटीशन जीता, और एक मैं बोलता हूँ कि मैं डिबेट कंपटीशन फर्स्ट रैंक के साथ जीता, अब मैंने क्या किया, नंबर्स को यूज किया, फर्स्ट रैंक, तो एक साइकोलॉजी इफेक्ट डाल दिया, पर रिज्यूमे और अट्रैक्टिव दिखता है। ठीक है, सिंपल वर्ड्स को यूज करो। ठीक है, अनपेड वर्क, इंक्लूड अनपेड वर्क एंड शो ऑफ योर स्किल्स। ठीक है, और डबल चेक एंड इंक्लूड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, अभी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और अनपेड वर्क जो है उसको भी इंक्लूड कर दो। अब डोंट्स क्या, डूज तो हमने पता लगे कि क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, 2 पेज का होना चाहिए, 3 पेज का होना चाहिए, टेलर आप अलग अलग कंपनी के साथ अलग बनाओ, ऑनेस्ट रहो, एक्शन वर्ड्स को यूज करो, क्विक वर्ड्स को यूज करो। बट डोंट्स क्या है, यानी रेज्यूमे के अंदर क्या क्या गलती है जो हमें नहीं करनी है। तो डोंट यूज इन अप्रोप्रिएट ईमेल एड्रेस, गलत ईमेल एड्रेस का भी यूज नहीं करना। पर्सनल इन्फॉर्मेशन कभी नहीं लिखनी। तीसरी चीज, पिक्चर कभी नहीं लगानी, क्योंकि उसका ज्यादा ध्यान में अगर पिक्चर भी हो गया तो आपका रेज्यूमे पड़ेगा नहीं। बुलेट्स पॉइंट बहुत ज्यादा यूज मत करो, पर्सनल प्रोनाउंस बहुत ज्यादा यूज मत करो। ठीक है, जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी को कभी लिस्ट मत करो, उसके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन दो। जनरल स्टेटमेंट्स केवल नहीं लिखनी, ये नहीं लिखना कि आपने पिछली जॉब क्यों छोड़ी है। रेफरेंसेस को मत लिखो, और हॉबीज और इंटरेस्ट को मत लिखो। अब आता है टेक्निकल आर्टिकल्स, ये तो आई थिंक आप समझ जाओगे, अब इसको एक बार आप रीड करोगे तो आप इसको समझ जाओगे कि बहुत ज्यादा बुलेट्स नहीं, पिक्चर्स नहीं डालनी है, अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी। ठीक है, पर जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में नहीं डालना, क्यों जॉब ली क्यों नहीं डालना, रेफरेंसेस वगैरह नहीं डालने। टेक्निकल आर्टिकल्स क्या होता है, टेक्निकल आर्टिकल्स एन एडिटोरियल फॉर अ मैगजीन और एन इंटरनेट बेनिफिट दैट्स अबाउट अ स्पेशलाइज्ड पॉइंट and regularly the article drills down into a few level of detail। यानी इसका मतलब क्या है, टेक्निकल आर्टिकल यानी एक पर्टिकुलर पैराग्राफ जिसके अंदर कुछ टेक्निकल इंफॉर्मेशन डली हुई हो, हिंदी में बोलूँ तो। टिप्स क्या है, प्रेजेंट टेंस यूज करो हमेशा। तीसरी, सेकंड, लेंथी और कॉम्प्लेक्स पैराग्राफ्स नहीं लिखने, पैसिव वॉइस नहीं लिखनी, एक्टिव वॉइस में लिखना है, ईटीसी लिखना है, थोड़ा अवॉइड करो, नॉर्मली स्पेसिफिक होती है चीजें इसलिए। कलर्स को फिगर के अंदर रिप्रेजेंट, या आप ये कह सकते हो डोंट रेफर्स टू कलर्स इन फिगर्स, यानी जो फिगर आ रहे हैं उसमें कलर्स नहीं करने। डोंट कीप योर बाय लाइन्स डाउन टू 6 लाइन्स और लेस। मेक श्योर यू रीड योर आर्टिकल सेवरल टाइम्स और यूज टू स्पेल चेक कर लिया हो। नेवर राइट एन आर्टिकल ऑन अ टॉपिक। ठीक है, एक टॉपिक के ऊपर कभी भी एक आर्टिकल को मत लिखो, अपने जो भी आर्टिकल है उसको मत लिखो। फिर हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट चीज के ऊपर, जो कि है आउटलाइन ऑफ अ टेक्निकल आर्टिकल। पहले टाइटल लिखा जाता है आर्टिकल का, फिर एब्स्ट्रैक्ट यानी उसकी एब्स्ट्रैक्ट समरी लिख दी जाएगी, एक 100 या 150 पेज के अंदर समरी लिखी जाएगी। इंट्रोडक्शन कि किस चीज़ के बारे में, क्या रिजल्ट्स आएंगे, क्या कॉन्सिक्वेंसेस, सारी चीज़ आएगी। फिर बॉडी आएगी, फिर उसके आप कंक्लूजन समरी आएगी, फिर एट दैट फ्यूचर वर्क और रेफरेंसेस आएंगे जो हमने लिए हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, वो है 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 C, पहला क्लियर, योर कम्युनिकेशन शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर, करेक्ट, मैसेज सही होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, कंप्लीट यानी पूरा मैसेज होना चाहिए, ऐसा नहीं आधा अधूरा मैसेज। आज क्या है कि अधूरा ज्ञान माँ कल्याण, ठीक है, तो आधा अधूरा ज्ञान नहीं लेना। कंप्लीट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, कंक्रीट होना चाहिए, भाई मतलब मुद्दे वाली बात लगनी चाहिए, ऐसा नहीं कि तुम कुछ भी बकरे हो आगे। कंक्रीट होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, कंसाइज यानी छोटे से छोटा होना चाहिए, कोई लेंथी सेंटेंसेस और जो सेंटेंस काम की उसको हटा दो। कर्टियस होना चाहिए, यानी जो सेंडर, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इंप्लाइज दैट द सेंडर मस्ट टेक इनटू कंसीडरेशन बोथ द फीलिंग्स एंड व्यू पॉइंट ऑफ द रिसीवर। सामने वाला जो रिसीवर है उसके बारे में सोचते हुए आप कम्युनिकेट करना चाहिए, यही है। तो यहाँ पर आपका पूरा टेक्निकल कम्युनिकेशन का वन शॉट रिविजन ओवर होता है। आई होप दिस थिंग कि मैंने आपको जो फंडामेंटल्स है वहां से शुरुआत करवाई और काफी ज्यादा टेक्निकल कम्युनिकेशन की टर्म्स के बारे में समझाया, हर टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन किया। इस वीडियो को है ना हर जगह शेयर करो, क्योंकि बहुत बच्चे हैं जो टेक्निकल कम्युनिकेशन हो गया या कोई भी ऐसी जो इंपॉर्टेंट या टॉपिक्स होते हैं उनसे मिस हो जाते हैं। ये आपका मकसद है, अगर आप ये चीज़ देख रहे हो, आपको अगर इस वीडियो से फायदा हो रहा है तो आप इस वीडियो को हर जगह शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब तो करना ही करना है भाई साहब। वो नहीं करोगे तो नीचे देखो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसको दबाई दो, एक बार ठोक दो उस पर।
तो उससे क्या होगा, थोड़ा मेरे को क्या पावर मिलेगी, समझ रहे हो, काम करने की अगली वीडियोस के ऊपर। तो हर्षप्रीत चैनल पे आते रहो और एचपी देखने के लिए बहुत बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस में बहुत बहुत स्वागत था आपका। आई होप आपने मजे किए होंगे, टेक्निकल कम्युनिकेशन को इजीली समझा होगा। ये नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो इतना ज़्यादा हाई फाई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। Just take your enjoy, chill pill, take your enjoy of your life. All the very best for your future. I will see you in the next video very, very soon. This is Harshvardhan and I am shining off.